कॉलेज से निकालने के कारण मैं इतना दुखी था कि कैन नॉट इमेजिन। मेरे मदर गुजर के थोड़े दिन के बाद उन्होंने निकाला था, तो आप डबल ये दुख और पहाड़ की तरह बन गया आपके लिए। वो जब पेपर उठा के पढ़ा तो देखा पूर्व जन्म सत्य है, तो उठा के पढ़ा, वो तो पढ़ रहे थे, तब भी देखा मैंने अपने सारे पूर्व जन्म देखे हैं उसमें। तो इतने साइंस एज में ओपन स्टेटमेंट दे रहा है बंदा, कौन है? देखा तो डॉक्टर न्यूटन। यहाँ ना दरवाजे से आया तो गुरुजी को देखा, ये मेरे लाइफ टाइम के मोमेंट। मैंने पत्री सर को नहीं देखा, बिल्कुल नहीं, लिटरली उनके प्लेस पे फिजिकली ओशो बैठे। वहाँ ऊपर गया तो वहाँ मुझे यहाँ से दिखा कि वाल्मीकि महर्षि लिखते हुए बैठे। मैंने इमीडिएटली मुझे लगा कि वो रामायण लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ताड़पत्र पर लिख रहे हैं। तो मेरा सोल और नज़दीक गया, तो वो वाल्मीकि नहीं थे, वाल्मीकि ही, लेकिन वाल्मीकि नहीं थे, पत्री सर उस जन्म में वाल्मीकि। पीएमसी हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का नमस्कार। आज की आत्मा की यात्रा सीरीज़ में आपके लिए हम एक नया मोती चुनकर ला रहे हैं। कर्नाटका से पत्री सर के द्वारा तराशा हुआ हीरा, वो आपके सामने, जो पिछले 20 साल से ध्यान कर रहे हैं जीवनधर जी, हम उन्हीं के मुख से और आगे उनके बारे में सुनेंगे। जीवनधर जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप बचपन से आपका जीवन एक था, फिर अध्यात्म में आ गए। आपका जीवन कैसा, आपको हमें पहले बचपन का जीवन बताइए। जी, अभी मेडिटेशन से आने से पहले जो हमारी ज़िंदगी है वो ना बहुत छोटा सा गांव में, लगभग 1000-1500 आबादी वाला गांव में हमारा जन्म हुआ। और वैसे ही प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल कंटिन्यू हो गया, लेकिन बचपन से मैं रिलीजियस पैटर्न का लड़का था, और ऐसे जो भी देखता था पढ़ता था। पढ़ने की आदत बचपन से थी मुझे, और बचपन से ही जो कुछ पढ़ता था इमीडिएटली याद भी रखता था, श्लोक वगैरह जो भी होते हैं वैसे। तो आगे एजुकेशन चलता रहा और मेरा रीडिंग भी चेंज होता रहा। डिग्री पढ़ते पढ़ते लिटरेचर, नॉवेल्स, लिटरेचर कंसर्न पढ़ने लगे, और पीजी में ना वो सब छोड़ के पर्सनालिटी ग्रोथ के पढ़ने लगे, और पीजी में रमन महर्षि स्पिरिचुअल इसमें शुरू हुआ। और पीजी के बाद जो सबसे पहले मेरा एमए हिंदी के बारे में मुझे बोलना है, मैंने इंग्लिश एमए करना चाहता था जी, और वो तो एडमिशन ही नहीं मिला था डिग्री में, मतलब वो प्रोफेसर ही नहीं थे वहाँ कॉलेज में, तो इनेविटेबली हमें हिंदी लेना पड़ा जी। और उसके साथ साथ कन्नड़ लिए थे। लेकिन जब हम पीजी एमए लेवल चूज़ करना था तो मज़े की बात यह है कि हिंदी सिलेक्शन लिस्ट में आ गया और कन्नड़ वेटिंग लिस्ट में आ गया। अच्छा, तो ठीक है, मेरे फ्रेंड ने कहा कि जाओ गांव, वापस आओ, तब तक ये सिलेक्शन लिस्ट में आएगा और कन्नड़ सेलेक्ट करो। गांव जाने के बाद 2-3 हफ्ते मुझे कुछ बुखार या टाइफाइड के जैसे कुछ हो गया, और वापस आके देखता हूँ तो कन्नड़ गया था, और अकेला हिंदी जो एडमिशन लिया था वो बच गया था। मतलब नेचर ने मुझे हिंदी में ही डालना था। ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसी करके मुझे हिंदी में लाया, ऐसा मुझे बाद में फील हुआ। और हिंदी लिया, और जब कबीर को पढ़ता था तो मुझे अपना लगता था। और टीचर ने पूछा, आप इतना पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? मैं अपने लिए, अपने को सुधारने के लिए पढ़ता हूँ। टीचर ने बिलीव नहीं किया, वो तो नॉलेज के लिए, फटाफट एग्ज़ाम लिखने के लिए, वो हो ये समझने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक बार कहा भी था, लेकिन मुझे ठेस नहीं पहुँची, लेकिन वो वैसा ही रहा। तो ठीक है, अरे मेरे जैसे नहीं पढ़ते कि ये लोग खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, क्या इतना सवाल आया, छोड़ दिया था जी। और हिंदी मेरा सब्जेक्ट होने के नाते मुझे एमए के बाद मेरे हाथ में ओशो के बुक्स आने लगे। जी। एक देखा तो वहाँ से एक बुक मिला, एक देखा तो वहाँ से बुक मिला, तो ओशो को पढ़ना शुरू हुआ। जी। और ओशो ने बॉडी वेकेट किया ना, तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्फन फीलिंग किया। अच्छा,
यही पूना, वी आर नियर बाय कोल्हापुर, दो वी आर इन कर्नाटका, नियर बाय, वेरी नियर बाय कोल्हापुर। ठीक पूना तो हमारे लिए बहुत ही नज़दीक है। जी। इतना नज़दीक होते हुए तूने आज तक मुलाकात नहीं की और तूने बहुत बड़ा मिस किया। अब तेरे ज़िंदगी में कोई गाइड करने वाला नहीं बना, तूने तो बहुत बड़ा मिस किया। जी। तो लिटरली मैं अपने को ऑर्फन फील करता था। तूने तो बहुत बड़ा मौका गंवा दिया, अब तेरा कुछ होने वाला नहीं। तो जिस कॉलेज में मैं काम करता था, देखिए हिंदी के नाते, हिंदी प्रोफेसर के नाते मुझे जॉब मिल गया, तो काम शुरू हो गया। और वो कॉलेज वाले कुछ अपने रीज़न से, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, अपने रीज़न से शायद उनके लिए दूसरा पैसा देने वाला कोई आया हो या कुछ और, मुझे निकालना चाहा, निकाला भी। तो मुझे इनएविटेबली, क्योंकि जॉब के भरोसे पे शादी की और छोटा सा बच्चा और ये लाइफ शुरू हो गया था जी। तो जीना मेरे लिए कोई तो चाहिए। अब यहाँ 5-6 साल सर्विस दिया था तो एज भी बार हो गया था, मुझे अगेन जहाज के पंछी के जैसे वहीं स्टिक ऑन होना था मुझे। तो हाई कोर्ट आता था मैं, बेंगलोर। जी। तो ऐसे 1 साल आता रहा और फिर एक बार हाई कोर्ट आया, मेरे लॉजिंग से मैं जा रहा था हाई कोर्ट को। तो मेरे लॉजिंग में एक बुजुर्ग आके पेपर पढ़ते बैठे थे, पूरा चेहरा ढका हुआ था और अपने को दिखा नहीं रहे थे। और एक पेपर फोल्ड करके उन्होंने रखा था, पेज परफेक्टली फोल्ड करके रखा था, मोटे अक्षर में लिखा था कि सारे पूर्व जन्म सत्य हैं। इट वॉज कन्नड़ पेपर। तो वो हमारा डिग्री लेवल से ही वो इंटरेस्टिंग पैटर्न था, बहुत सारे बुक्स पढ़ना, इतना बाइंडिंग करना इधर से उधर से, वो सभी पेपर कटिंग करना, एक इसकी ज़िंदगी चलती थी हमारी। यहाँ मेडिटेशन आने से पहले ही मैं थोड़े पिरामिड के बारे में पढ़कर पिरामिड बनाने की भी मैंने कोशिश की थी जी। तो वो जब पेपर उठा के पढ़ा तो देखा पूर्व जन्म सत्य है, तो उठा के पढ़ा, वो तो पढ़ रहे थे, तब भी देखा मैंने अपने सारे पूर्व जन्म देखे हैं उसमें था। इतने साइंस एज में ओपन स्टेटमेंट दे रहा है बंदा, कौन है? देखा तो डॉक्टर न्यूटन इज कंडक्टिंग क्लासेस इन सो एंड सो होटल। जी। तो वहाँ एड्रेस भी दिया था। तो इमीडिएट पेपर रखा, फिर मैं निकला। निकलने से पहले भी लास्ट उनको देखा एटलीस्ट इन ए थैंकिंग मूड, तब भी उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। अच्छा। तो मैं गया और होटल पे पहुंचा और वहाँ डॉक्टर न्यूटन थे, डॉक्टर लक्ष्मी, पहले डॉक्टर लक्ष्मी वहाँ बाहर थी। और इट वाज इन द ईयर 2000, मंथ नवंबर, सेकेंड वीक। और वहाँ ना ओशो के बुक में जो गुरजेफ के बारे में और ओशो जो भी बुक्स कहते थे वो सारे बुक्स वहाँ थे। मुझे तो पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं जन्नत में पहुँच गया जी, क्योंकि ओशो ने जो कहा था वो सब वहाँ थे। तो आई टोल्ड टू डॉक्टर लक्ष्मी, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो चाहिए वो सारे पकवान आपने रखा है, लेकिन मुझे आपने यहाँ ग्लास रखा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, मुझे अंदर कब छोड़ोगे ऐसे मैंने पूछा। तो डॉक्टर न्यूटन आने के बाद ना, एक सेशन के बाद किसी वीआईपी को वो सेंड ऑफ करने के लिए आए थे जी। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे बोल रहे हैं, तो डायरेक्टली मेरा जो एक्सप्रेशन था उन्होंने ठीक वैसे ही उनको एक्सप्रेस किया। जी। तो उन्होंने 2-4 सेकंड मेरी आंखों में देखा, मैम इट्स ए लाइफ टर्निंग मोमेंट। जैसे बचपन के दोस्त होते हैं ना, वैसे हम तो लंगोटिया यार कहते हैं, ऐसे कस के पकड़ के मुझे अंदर ले। अच्छा। उस समय उनके फीस 2500 रुपीज़ था, अब तो ज़्यादा है। तो एक पैसे भी उन्होंने पैसा ही पूछा नहीं, ऐसे पकड़ के अंदर ले गए और सेशन शुरू किए। और उस सेशन में मुझे ना जो मैं पढ़ा था ये सब मुझे एक ही सेशन में सब कुछ आ गया, आंखों के सामने एकदम क्लियर, बहुत कुछ आ गया। और मुझे पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये सब आ गया। तो सभी बोल रहे थे मैम कि मैं पुलिस था, आई वॉज पुलिस, आई वॉज डॉक्टर, ये मेरी माँ जो है मेरी दीदी थी, ऐसे कुछ अपने अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस जो हुए वो जी शेयर कर रहे थे। लिटरली मुझे इन सब के सामने शेयर करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो मुझे हुआ वो उन सब से अलग था। अलग, और वो शायद हंसेंगे या कुछ। तो पर्सनली जाके डॉक्टर न्यूटन से मुझे ऐसे ऐसे हुई, तो मैंने शेयर किया, तो बहुत ही प्यार से उन्होंने हग किया। आपको बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस हो गए हैं। और परसों मेरे गुरुजी आ रहे हैं बेंगलुरु,
जी। आप उनसे मिलकर ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कीजिए। तो उन्होंने गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए मुझे एक टर्निंग पॉइंट दिया। तो लोकल मास्टर का इंट्रोड्यूस किया और जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन गुरुजी से मुलाकात हुई। और मज़े की बात, गुरुजी ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में और नीचे खड़े होकर हम पूछ रहे हैं कि ये बिल्डिंग कहाँ पे है। अच्छा। तो पूरे 2-3 घंटे हम पूरे बेंगलुरु घूम के आए। उस बेंगलुरु किसी ने गलत उस बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, यूनिटी बिल्डिंग। जी। तो उन्होंने कहा ये नहीं वो है। लास्ट एक आदमी ने कहा कि मैं दुकान चला रहा था, मैं उसी जगह से आता हूँ, आप जिस बिल्डिंग से आए वही बिल्डिंग। आके देखो तो बोर्ड था। तो तब तक सर का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। मतलब ये मैजिक देखिए, मुझे सर का प्रोग्राम बैठने का ये नहीं मिला। हाँ। फिनिशिंग होने के बाद सर से मुलाकात होनी थी तो मुझे बेंगलुरु घुमाया। जी। तो एक और लेडीज़ और एक और जेंट्स और पूरा एक ऐसा एक रास्ता स्टेज पे डायरेक्टली गुरुजी। जी। यहाँ ना दरवाजे से आया तो गुरुजी को देखा। ये मेरे लाइफ टाइम के मोमेंट, मैंने पत्री सर को नहीं देखा। जी। बिल्कुल नहीं। लिटरली उनके प्लेस पे फिजिकली ओशो बैठे थे। जी। उनको जब देखा ना मैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे ग्राउंड पे आ गया ऐसा। तो मुझे ना फिजिकली बोलता हूँ एक्सपीरियंस, धीरे 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 वो सर विजिबल होने लगे। जैसे ओशो ऐसे ऐसे जाते रहे और पत्री सर विजिबल होने लगे। तो पत्री सर को देखा, इमीडिएटली मेरे सोल ने कहा तेरा सर्च आज खत्म हो गया, जिसके लिए तू ढूंढ रहा था वो मिल गए। जी। और ये इतना हो गया, तब तक सर उठ के यहाँ आ ही गए। अच्छा। और आके मेरे कंधे पे हाथ डाल के जैसे अपने दोस्त को लेके जाते हैं वैसे फिर लेके ही गए। मैंने भी पूछा भी नहीं। जी। तो सर के साथ गया और उस दिन जो गया और आज भी मैं सर के साथ। वेरी नाइस। और यहाँ आपको जोड़ना है, जो कॉलेज से निकालने के कारण मैं इतना दुखी था कि यू कैन नॉट इमेजिन। हाँ जी। मेरे मदर गुजर के थोड़े दिन के बाद उन्होंने निकाला था। तो आप डबल ये दुख पहाड़ की तरह बन गया आपके लिए। भले ही बच्चे होते हैं ना, एक मदर के और एक फादर के, ऐसे में मदर के ऐसे बहुत अटैच था। तो मैं ना मेरी पैरों तले ज़मीन ही एकदम फिसल गई थी। पूरा मैं कोलैप्स हो गया था उस वक्त जॉब। लेकिन अब बोलता हूँ उन्होंने जो भी किया कॉलेज वाले, मेरे सोल ग्रोथ के लिए परफेक्ट वर्क किया। बिल्कुल ठीक। परफेक्ट वर्क किया, नहीं तो मुझे गुरुजी नहीं मिलते थे। जी। और 20 साल से जो मेरी ज़िंदगी है, मुझे किसी ने पूछा तो मैं कहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए, क्योंकि पहले वाला साल लेके मैं करूँ क्या। जी। रोटी कपड़ा मकान का साल है। जिंदगी तो शुरू हुई 20 साल से। तो अब मेरी ज़िंदगी ही बदल गई ना। अच्छी किताब जो सर रेफ़र करते थे, बोलते थे, वैसी किताब पढ़ना और उस पर चलना। एक एक किताब ना, फॉर एग्जांपल ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, एक आदमी को कम से कम 100 जन्म आगे का तक ले जाता है। ऐसे बुक्स, तो ऐसे बुक्स को पढ़ने से ना जन्म सार्थक हो गया। कहाँ पैसे के पीछे पड़ के ज़िंदगी गुजारना और कहाँ आत्मा के सेटिस्फेक्शन के लिए जीना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क अगर कुछ है धरती पे, तो जीते जी स्पिरिचुअलिटी को जीना और बाकी लोगों से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जी। तो ये मैंने महसूस किया और यहाँ से वो लोग, जॉब था, कलीग्स थे, पैसे एंजॉय करते थे, लेकिन मैं ऐसा एंजॉय करता। तो धीरे धीरे ये सब हो गया। एक दिन मेडिटेशन में ना, तो मुझे पूरे विजन आ गई जी। और हाई कोर्ट का जजमेंट, ये सभी। तो फिर पत्री सर की आवाज़ आ गई, देखा क्या तेरा ऑर्डर कैसा हो गया, हाई कोर्ट ऑर्डर। तो मुझे तब लगा
कि जॉब से निकालना भी और जॉब पे वापस लाना जाना भी, ये सब एक लाइफ का एक्सपीरियंस। और मुझे एक्चुअली पत्री सर से कनेक्ट होना था। और इतना सब मेरे फिजिकल लाइफ चलाने के लिए बहुत तकलीफ थी मुझे एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए अपना कुछ अलग इनकम के जैसा इतना ज़्यादा नहीं था। तब भी मैं स्पिरिचुअलिटी पे स्टिक रहा, क्योंकि वही मेरा सेटिस्फेक्शन था, उसके सिवा और कोई मेरे लिए जी मेडिटेशन में आने से पहले भी, आने के बाद तो सवाल ही नहीं। ऐसा हो गया और धीरे धीरे 1 साल, और वहाँ जाने के बाद क्या हो गया कि पहले ही मैं जॉब से निकाला हुआ था और लोग मुझे सुनते नहीं थे, क्योंकि वो छोटा सा 50,000 आबादी वाला एक छोटा सा शहर भी नहीं कह सकते, लेकिन कस्बा टाइप प्लेस है। और वहाँ ना कुछ हो जाता है तो पूरे कस्बे में वायरल होता है कि ये बंदा ऐसे निकाल, मतलब उसकी कोई वैल्यू मतलब सोशल स्टेटस नहीं रहता। तो वैसा था मेरा लाइफ। और जब भी मैं किसी से कहा मेडिटेशन के बारे में, ये ऐसे थर्ड आई होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, तो लोग मुझे सामने तो नहीं हंसते थे, लेकिन हंसते ज़रूर थे, क्योंकि दोबारा नहीं मिलना चाहते थे। तो फिर देख के बोला, किसी को यकीन नहीं हुआ, घर में बोला, घर वाले यकीन नहीं किए। और मैं ना घर में मेडिटेशन हर दिन चाहता था कि मैं मेडिटेशन करूं जी, लेकिन बीवी के सामने करने के लिए डरता था क्योंकि पहले मैं रिलीजियस पैटर्न का था जी। और पहले ही फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब में मेरे मन में आशंका हुई कि कहीं मैं साधु बनकर न जाऊं, ऐसा हल्ला मतलब शोर न मचाए बीवी, ऐसे ये मन में आया और उसके सामने नहीं किया। हर दिन सोचता था कि आज सोने से पहले मुझे मेडिटेशन करना ही है जी। तो हो गया, 1 साल हो गया मैडम जी। और एक दिन फिर सपने आ गए। एक सपना आया अर्ली इन द मॉर्निंग, पत्री सर के साथ जो हम मिले थे उस वक्त ना नवंबर 11 एक ट्रैकिंग गए थे कर्नाटका में। कुद्रेमुखा एक प्लेस है, 8500 फीट हाइट, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। वहाँ पे गए थे। तो वहाँ नवंबर 2000 हमने सेलिब्रेट किया था सर का बर्थडे पहाड़ पर रात में फुल मून पे। अच्छा। तो उतना ही विथ क्लैप्स, वो एक याद है पूरा। और उसके बाद 1 साल के बाद सपना आया वो, और मैंने सोचा ये कैसा हो सकता है, 1 साल तक मैंने मेडिटेशन नहीं किया। तो मॉर्निंग चाय पीता हुआ बैठा था तो फ़ोन आया, इस हफ्ते में आपका केस बेंच पे आ सकता है और आप आ जाओ बेंगलोर। एडवोकेट ने कॉल किया और बेंगलोर गया। और बेंगलोर जाने के बाद वहाँ दोड्डबल्लापुरम में एक बहुत ही सीनियर मास्टर थे, तब 30 साल से मेडिटेशन करते थे जी। उन्होंने कहा कि कल हम सभी श्रीशैलम जा रहे हैं। अच्छा। आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं, तो आना चाहते हो क्या? फिर मैं ना सारा कोर्ट केस वो सभी वहीं पे छोड़ दिया और निकल गए फिर ट्रैकिंग। तो वहाँ एक मेडिटेशन करना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे अगेन 1 साल के बाद मेडिटेशन रिवाइव हो गया। और सबसे पहले ना उस वक्त इतने अच्छे अच्छे थर्ड आई एक्सपीरियंस होते थे, तो इस बार मेडिटेशन पे बैठा तो इतना बड़ा सा शेर आ गया जी, लायन, और उसके दोनों दांत ऐसे पकड़ के ना मेडिटेशन में, मैं आपसे डरता नहीं लेकिन आपको ओरिजिनल रूप दिखा, इतना बड़ा था ना वो, आपको ओरिजिनल रूप दिखा। मैंने कहा उसने अपने मुझे ये, मैं इतना सा था तो जीभ में ले लिया उसने। तो उस दिन रात और ट्रेन में गए और फिर दूसरे दिन पहुंच गए। गुरुजी सभी ट्रैकिंग के लोगों को एक एक करके मिलते हुए आए, तो मुझे देखे तो रुक गए। मेडिटेशन कैसा चल रहा है? मैंने कहा नहीं, पहले नॉर्मल पूछा, मेडिटेशन कैसे चल रहा है? तो मैंने कहा ठीक चल रहा है सर। ठीक कहाँ चल रहा था यार, कल ही तो शुरू किया था। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक चल रहा। ठीक नहीं चल रहा है, बहुत चुप, मैं बहुत बड़ा खूंखार जानवर हूँ, एक बार मेरे पंजे में पड़ा ना तो बात कर दो। तो तब मुझे पता चला कि कल के मेडिटेशन में मेरी हिम्मत को टेस्ट करने के लिए गुरुजी आए थे। तो वहाँ से फिर वहाँ ना श्रीशैलम में मेरे लाइफ के फिर अगेन ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट एक्सपीरियंसेस हो गए जी। तो सभी मानस सरोवर एक्सपीरियंस, कैलाश पर्वत एक्सपीरियंस,
ये सब हो गए और मेरा पूरा इतना एक्सपीरियंस कि धन्य हो गया जीवन। तो सर से शेयर किया तो सर ने कहा कि बहुत बड़ा जैकपॉट मार लिया, ऐसा एक्सपीरियंस है। तो फिर वहाँ ना ठान लिया कि अब कोई कुछ भी बोले, मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ और मेडिटेशन टीच करता हूँ। तो उस दिन अंदर से आया, तो वहाँ से टीचिंग जर्नी शुरू हो गई। और उस वक्त तो हमारे यहाँ सेंटर्स नहीं थे, पिरामिड्स नहीं थे, और बेंगलोर आता जाता रहा था, और बेंगलोर का पिरामिड का वर्क शुरू हो गया। पत्री सर ने कहा कि कन्नड़ मैगजीन शुरू करो। तो अब जो हिंदी में आ रहा है पिरामिड ध्यान जगत, वैसे कन्नड़ मैगजीन शुरू करो। तो मैंने फाउंडर एडिटर बनकर कन्नड़ मैगजीन शुरू किया जी। और 2-4 साल के बाद फिर अगेन वो चलता रहा। फिर सर ने कहा कि हिंदी मैगजीन शुरू करो। तो अभी आप जो ध्यान भारत कर रहे हैं तो उसका शुरू किया जी। तब उसका नाम ध्यान भारत था, और अब पिरामिड ध्यान जगत ऐसा कुछ पिरामिड ध्यान जगत है। तो वो शुरू किया और फिर वो गाड़ी चलने लगी। और ऐसे ही एक और एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं आपको। इसके बाद ना फिर थोड़ा प्राइवेट कॉलेज है ना, थोड़ा रूल्स छोड़ के कुछ जॉब होल्डर को थोड़ा खींचातानी करना चाहते हैं। तो लेकिन मैं ऐसा आदमी भी नहीं था, हमको जो चाहिए तो वो सब दिया। अब चाहे तो सर्विस मांगो, मैं 10 गुना सर्विस देने को तैयार हूँ जी। ये अच्छा नहीं लगता, ये हमारे मतलब एक डिग्निटी नहीं है ऐसे देना और जीना, ये टीचर्स क्वालिटी नहीं। तो मैंने कहा ऐसे देना मेरी मैं देता नहीं। तो उन्होंने ना फिर फिजिकल हैंडल किया उन्होंने कि चलो हमारे कॉलेज से। हमको प्राइवेट कॉलेज है ना बोलना नहीं चाहिए वो, और सभी चुपचाप थे। 10-30 लोग जो एम्प्लॉयज़ थे वो सब, क्योंकि कौन अपनी जान को मेरे जैसे जोखिम खतरे में डालेगा। बिल्कुल ठीक। तो वो तो सारे कमेटी मेंबर्स तो वैसे पकड़ के लाए कि निकलो हमारे कॉलेज से। मैन हैंडलिंग इट वॉज वेरी सीवियर। तो हाँ, एक बार आप सोल सेटिस्फेक्शन में रहेंगे ना मैम, तो आप फिक्र नहीं करेंगे लोगों की जी, फिक्र नहीं करेंगे लोगों की। गांधी जी बोलते हैं, वो मेरा हमेशा घोष वाक्य, मेरे लिए ध्येय वाक्य है, आप जो बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, सत्य और जो भी आप एक तत्व को भरोसा करते हो, अगर आपको वो सच लगे जी, तो सारी दुनिया का सामना भी करना पड़े तो करो। अगर मुझे सामना करना पड़ता है तो मैं करूँगा जी, जैसे गांधी जी ने कहा था। और मेरे नस नस में वो बैठा था। और जो मैं सही था, तो एक जगह ना मास्टर की एनर्जी मुझे ऐसा फील हुआ कि आप जानते हैं ना, तो मैं भी अपने देहाती लैंग्वेज में आप होते कौन मुझे टच करके बोलने वाला ऐसा खड़ा हो गया। तो फिर वो अंदर चले गए। जब पूरा रेडी हो गए, क्योंकि अब सीढ़ी उतर गई तो ज़िंदगी ख़त्म जी, कगार पर पहुंच जाओ। अब या तो जियो या मरो। बिल्कुल ठीक। तो मैंने सिनेमा के स्टाइल से भी परे उनको तो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, तो पूरा इतना जोश से किया कि वो हिल गया बंदा जो मुझे टच किया था ना, वो हिल गया। और सबको पता चला कि कुछ हो जाएगा, तो सभी वापस चले गए। ऑल द कमिटी मेंबर्स सभी वापस चले गए। मैं भी पीछा चला। जैसे वो आए थे ना, उल्टा हो गया वो केस जी। तो वो चैम्बर में जाके सबको मीटिंग बुलाए और दरवाज़ा बंद किए। मैं गया तो नहीं, तुझे नहीं, तुझे छोड़ के सबको, ठीक है करो। वो सभी मीटिंग अंदर किए, मैं अकेला बाहर। और वो सभी दरवाज़ा बंद करके, मेरी वजह से दरवाज़ा बंद करके अंदर मीटिंग। तो बाहर खड़ा था ना, मैंने लगा जीवनधर तो जीत गया आज, क्योंकि तू बाहर है, सभी अंदर है। लिटरली इट इज। और तो ऐसे मुझे अंदर से आया कि तू जीत गया रहे, वो सभी अंदर है, तू बाहर जी। बिल्कुल ठीक है। तेरे अकेले से वो दरवाजा बंद किया डर के। गलती उनको क्योंकि वो होता ही है। तो उनका मीटिंग का नतीजा इतना था कि बाहर इतने ही बोले मुझे, आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे और आपको कोई कुछ शेयर नहीं करेंगे। तो मैम बचपन में बच्चे करते हैं ना कि तेरे साथ बात नहीं करते ऐसे।
इग्नोर कर देते, छोड़ दिया आपको। बड़े प्रोफेसर होके बड़े इंस्टीट्यूशन हाँ में, जी। डिग्री कॉलेज, बैचलर डिग्री हम सिखाते हैं, इतने बड़े जी। टीचर्स हैं, स्टेज पर इतने बड़े बड़े आदर्श बोलते हैं, तो बात नहीं की, कोई बात नहीं की। और मैं भी बहुत जिद्दी, बात नहीं की, ठीक है बंदा छोड़ दो, मैं किसी के साथ, और अंदर से ठान ले कि जब तक आप खुद बात नहीं करते तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बात इतनी होती तो ठीक थी, लेकिन ये सब ना उनका सपोर्ट मिल गया ना, तो हर दिन मुझे तंग करना, इंसल्ट करना शुरू किया स्टाफ रूम में। तो तब तक मैं ए सोल्स जर्नी कन्नड़ में लिखना शुरू किया था। अच्छा। तो आधा ही था, और क्योंकि कॉलेज में हर दिन होता क्या है, पीरियड के बाद कुछ ऐसे डिस्कशन करो, पेपर पढ़ो, एक्चुअली बोलना है तो ब्ला ब्ला में चला जाता है ऑल द डे। तो अब बात ही करने वाला नहीं था ना कोई, तो मेरा टाइम बचने लगा। और एक दिन तो पूरा झगड़ा करने के लिए आए, और अंदर से इमीडिएट एक आवाज़ आई, दे वांटेड टू डाइवर्ट यू, अब ये लोग तुम्हें भटकाना चाहते हैं। ऐसे आवाज़ आई। तो मैंने ना चॉकपीस और डस्टर रखा, और इमीडिएटली घर जाके पेन पेपर बुक जो अभी करके रखा था वो सब लेके आया, और हर दिन उसका लिखना शुरू किया। और सोल जर्नी कन्नड़ में आ गया, और वो तो बहुत ही ग्रेट बुक, सर बहुत खुश हो गए। और फिर सर ने कहा कि ये बुक करो, ब्रेथ एंड मेडिटेशन, यस वो बुक किया। सर ने कहा कि पिरामिड एनर्जी, इसको पिरामिड एनर्जी न्यू एज, तो इसको करो, तो मैंने उसको किया। सर ने कहा कि ये करो, वो किया। तो वो मुझे अकेला किया ना, तो उसका फ़ायदा हो गया आपको? सारे कर्नाटक के लोगों को मिल गया। वो बुक्स ना, अब कोई एक्चुअली सारे बुक्स रिप्रिंट होना, तो इतने सारे वर्क। अब देखिए वो भी नेचर ना, तब मुझे जॉब से निकाल दिए, तो मुझे स्पिरिचुअल पाथ मिल गया, आना आपको मिल गया था। ये लोग मुझे अकेला किए, और 2 टेस्ट हो गए उसमें ना। मेरी डिग्निटी को अपनाने के लिए मुझे अकेला रहना मैंने पसंद किया जी। तो उसमें ये आइडिया आया जी। तो अकेले में इतना सेटिस्फाइड लाइफ कि अब कोई मुझे दूसरा आके बोलने भी लगेंगे तो डिस्टर्ब होना लगता है। मतलब यहाँ से इतना फ्रैग्रेंस आने लगा मुझे लाइफ में, तो ये शुरू हो गया। और अब इतने सारे बुक्स, और अब एट प्रेजेंट फिनिशिंग टच में है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। अच्छा। वेरी ग्रेट बुक। मैं तो समझता हूँ कि ये जो बुक मैं कर रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, और लाइफ टाइम मेरे लिए एक अचीवमेंट के जैसे कहिए या मौका कहिए। मैं तो समझता हूँ कि यह मेरा लाइफ ही धन्य हो गया। जी। अगर वो लोग इतना नहीं करते तो मैं राइटर नहीं बनता। जी। तो सर, आपके जीवन के अंदर हमेशा जो एक पीरियड था जिसमें ब्लैंकनेस आई, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। ग्रेट, वो वैक्यूम बन के आपके लिए क्रिएट, आपको नई से नई क्रिएशन में, बचपन से लेके आपकी इस पूरी स्टोरी में ये आ रहा है कि जितना भी आपको ब्लैंक प्लेस मिला उसको आपको टर्निंग पॉइंट में शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, आप बुक्स लिख रहे हैं और अभी तक लिख रहे हैं। तो हम आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट जीवन का वो अंश जानना चाहते हैं जिसमें आप पास्ट लाइफ आपने अपनी देखी और आपने कबीर के रूप में अपने को देखा। पास्ट लाइफ ना, एक्चुअली आपको बोलना है तो डॉक्टर न्यूटन से आया ना, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्लास ही होते हैं, लेकिन उनके क्लास में कभी मुझे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं हुई। डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस होते रहे, और एक बार तो सर से भी मैंने कहा, सर मैं पास्ट लाइफ देखना चाहता हूँ, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने जो ट्रिक्स सिखाए थे ना, तो बैठे बैठे वो सब प्रैक्टिस करता था, चलता था, वहाँ तक जाता था, वहाँ रीच होता था, वापस आता था। तो सर ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं तुझे ऐसे। सर का तो मालूम है आपको, क्योंकि वो आपके सारे जानते हैं, वो तो आपको स्कैन तो ये कर चुके आपको पूरा समय आने, हाँ एग्जैक्टली, परफेक्ट वर्ड्स। तो स्कैनिंग करके वो सब, वो तुझे ज़रूरत नहीं, छोड़ो। तो अपने आप धीरे धीरे आने लगे मुझे। तो एक के बाद एक बहुत सारे पास्ट लाइफ मैंने देखे, बहुत सारे, यहाँ तक कि प्लांट किंगडम तक गया, अच्छा, एनिमल किंगडम तक गया,
मिनरल किंगडम तक वाह, गया। आपने एक आत्मा की यात्रा में पूरा पीछे से देख लिया आपने पूरा। यस यस, पूरा मिनरल किंगडम तक गया। मतलब पत्थर बन के कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से तो ये सब मतलब जिस सोर्स से आया उस सोर्स से लेकर पूरा ये जहाँ तक जाना है वो सब, वो यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। आद्यंत बोलते हैं ना, वो आद्यंत क्लियर हो गया। आपकी यात्रा जो थी वो, जो आपने सभी, हाँ, एक आत्मा की यात्रा की तरह आपने मिनरल किंगडम से, पेड़ पौधों से आगे सभी प्राणियों में एंड तक देख लिया आपका कि आप आगे भी क्या होगा। हाँ, वो सब हो गया मैडम। और बहुत सारे लाइफ में मैंने ना, जितना मैंने देखा है उसमें थोड़ा रूलिंग करना मेरे लिए अच्छा लाइफ लगता अच्छा, है। इस रूलिंग के द्वारा राजा बन के ये चेंजेस करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे जन्मों में मैंने वो किया जी, बहुत सारे जन्मों में मैंने किया, क्योंकि इट्स अ प्लेस टू चेंज। हम वी कैन चेंज फ्रॉम दैट प्लेस। वो मुझे प्लेस मुझे ना एक की पॉइंट के जैसे लगता है, इसीलिए बहुत सारे जन्मों में वो मैंने किया है। अच्छा, अब ना कबीर का आपको बोलूँगा, एक ध्यान भारत मैगज़ीन के सिलसिले, ध्यान भारत मैगज़ीन शुरू किया हमने, और मैं लुधियाना में था, रचना मैम ये सब टीम में वहाँ पे। और तब मुझे ये सारे एक्सपीरियंस, एक दिन ध्यान भारत करते करते मुझे ये सारे एक्सपीरियंस आ गए और पता चला कि मैं कबीर जी, और वो जब पता चला तो मुझे एमए आना, एमए में हिंदी आना, हिंदी में कबीर को पढ़ते वक्त जो खुशी मुझे होती है और कबीर को पढ़ने से जो मुझे अंदर एनर्जी मिलती है, और मैंने जो टीचर से कहा था कि मैं लाइफ के लिए सीख रहा हूँ, और उन्होंने कहा था कि ओहो आप, इवन मजाक में भी उन्होंने, ओहो आप लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं ऐसे, तो ये सब मुझे एक तरह से ना ये डिज़ाइन के जैसे लगे। आपके सामने पलट पे आनी शुरू हो गई आपकी सारी चीजें। हाँ, ये सब मेरे एक्चुअली इसीलिए होना था, तो ये सब आ गए। फिर अपने आप कबीर के टीचिंग्स, और इस जन्म में एक्चुअली कबीर के उस टाइम के जो लाइफ और ये वहाँ प्लेस में भी गया था मैं, कबीर मठ चौराहा काशी में, और लहर ताराब और तालाब ये सब, और वो जो माला फेरते थे वो हाथ में पकड़ कर मैंने टच करके भी उसे, क्योंकि वहाँ महंत ने कहा कि आप अंदर जाओ, आप यू कैन टच। वो कैसे, उनको पता नहीं, उनको बताया था नहीं, उनको नहीं बताया था मैं, प्लीज़। अच्छा, कि आप पास्ट लाइफ में आपका वो क्या? कुछ नहीं बताया था जी, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ ऐसा, मैंने इंटरेस्ट दिखाया, तो आप अंदर जा सकते। कैसे उन्होंने कहा, उनको पता या पता नहीं, वो अलग बात, या नेचर को पता। नेचर को पता। तो मैं अंदर गया, वो माला पकड़ के जी, टच करना और वहाँ बैठना, वहाँ ना बैठा ना तो मुझे ऐसा लगा कि इतना सुकून फील किया। और ख़ासकर रविंद्रनाथ टैगोर जी मेरे बहुत फेवरेट कवि हैं, मेरे ना यहाँ रहते हैं, तो बीइंग ए लैंग्वेज टीचर हमेशा, तो उनके स्टैचू के पास वहाँ बैठ के ना एकदम साइलेंट बैठ के 2-4 घंटे ऐसे, तो वो जो साइलेंस है मेरा, वो साइलेंस ही सब कुछ है, ऐसा मुझे फील होता है। अभी भी फील करता हूँ, आपके साथ बोल रहा हूँ तो वो साइलेंस में फील करता हूँ, तो वो एक अंदर आ गया। इस जन्म में वो कबीर रिलेटेड थोड़े एक्सपीरियंस ढंग के आपको कुछ बात बोलता हूँ। इस जन्म में एक्चुअली कबीर से, कबीर के लाइफ में जो हम पढ़ते हैं उससे और इससे बहुत फ़र्क नहीं है मैडम। फिजिकली मेरे लाइफ में जो हो गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही हो गए जी, और जिस प्लेस में मैं रहता हूँ उस प्लेस में मुझे कोई लाइक नहीं करते। इधर और या तो इस तरह के लोग होते हैं या उस तरह के लोग होते हैं, फिर भी जीवनभर ओ नो बाबा, मतलब ये पता नहीं था, लेकिन उस वक्त याद करता हूँ तो देखिए कबीर के हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली उस वक्त ना कबीर को न हिंदुओं ने लाइक किया और न मुसलमानों ने, जी, फैक्ट। और कबीर के फ्रैग्रेंस से, मतलब उनकी अंतरात्मा से, उनकी साधना से जो आया, उनकी साधना से जो जुड़े, उनसे कबीर को वे लोग लाइक करते थे। वे, उनका कोई कंसर्न हिंदुइज्म से न था, मुस्लिम से इससे न था, उनकी साधना से था।
इसीलिए कबीर ना हर पद में कहते हैं कि सुनो भाई साधो। सुनो वैसा। साधो एक्चुअली फैक्ट देखिए, वे साधो के कपड़े पहने या ना पहने, कभी क्योंकि कभी कभी कबीर अपनी बीवी से भी कहता था कि सुनो, मतलब जो थे सुनने वाले उनसे कहते थे। लोई से भी कहता था सुनो भाई, मतलब वो सुनने वाले चाहिए कबीर को जब वो बोलते हैं। तो साधना जो करते हैं वो साधु वो आते थे, उनकी वजह से कबीर। तो वैसे ही मेरे लाइफ में ना, जिस प्लेस में मैं काम करता हूँ उस प्लेस में लिटरली मुझे लाइक नहीं करते लोग जी। और पहले ना एज ए फ्रेंड फिजिकल मैन, क्योंकि सोशल लाइफ 21st सेंचुरी ये सब, मैं ना जहाँ जाता हूँ तो सोशल इसके नाते मैं थोड़ा विलिंगनेस सभी करता हूँ। लेकिन क्या होता है पता नहीं, 2-4 दिनों में थोड़ा वो गैप आ जाता है। गैप आ जाता है। और मैं इस किस्म का हूँ कि मैं उस गैप को ना कुछ जोड़ना चाहता नहीं, टेम्पररी जोड़ना पसंद नहीं। जोड़ना है तो परमानेंट क्वालिटी से जोड़ो, नहीं तो ये मैं जोड़ के तुम्हें हमेशा इस तरह से रह के मेरी एनर्जी भी खराब होगी जी, और आपका भी ग्रोथ रुक जाएगा जी। फ्रेंडली रहूँगा मैं ना किसी से बैर जी, न काहों से बैर, न काहों से दोस्ती, न काहों से बैर। तो आप मुझे कुछ भी समझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है तो इट इज़ बस। तो वैसे ना अभी भी टिल नाउ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टिल नाउ अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं समझ लीजिए, सॉरी आप, मैंने 2 महीने में एक रास्ता मैंने अलग चुना, समझिए। अभी आपको एडवांस बोल रहा हूँ प्लीज़ जी। कि समझ लीजिए, मैं 2-3 महीने के बाद या 1-2 महीने के बाद मैंने थोड़ा टीचिंग फील्ड से थोड़ा चेंज किया रास्ता। तब भी ना ऐसा ही सोसाइटी फील शायद करे, क्योंकि उनको यकीन करना मुश्किल होता है स्टार्टिंग। ऐसा भी होता है क्या? वो लोग ना क्या समझते हैं मालूम है मैम, ये सब स्पिरिचुअलिटी की बातें खाली बोलने की है और सुनने की, ये प्रैक्टिस की नहीं, ऐसे समझते हैं मैम। दिस इज व्हाट द ट्रेजेडी जी। ये प्रैक्टिस भी करते हैं क्या? उनको यकीन ही नहीं आता। और लोग बोलते हैं, शायद मेरा बोलने में अभी भी आप फील करते होंगे, बट आई डोंट नो, थोड़ा बोलते वक्त मैं इमोशनल के जैसे बात करता हूँ। बाकी लोग ना एकदम बैठ के ना एकदम बात करते हैं ऐसे, लेकिन मैं अपने को ऐसे अटैच कर लेते हो आप उसके साथ अपने को। एक वर्ड की एनर्जी के साथ मैं जुड़ जाता बिल्कुल जुड़ जाता हूँ, नहीं जुड़ा हुआ हूँ, जाता हूँ मतलब कोई और आ गया, पास नहीं है, मतलब जो आप और उसी के साथ ही बहते हो, एक्सप्रेस करता हूँ। हाँ, उसी के साथ बहना शुरू कर देते हैं। हाँ, यस। और लोग ना मुझे ये ड्रामा करता है बोलते, मैं ड्रामा करना होता कैसे? आई कैन नॉट इमेजिन मैम जी। क्योंकि जिस शब्द के साथ तुम एक्सप्रेस करते हो वो खुद शब्द ही बनते हो। साधो शब्द साधना कीजिए, और कथनी और करनी अलग हो जाए तो काहे की जिंदगी मैम जी, काहे की जिंदगी? उस जिंदगी की 2 कौड़ी भी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वो मुझे फर्क पता नहीं चलता, लोग मुझे कैसे लेते हैं जी। वो समझते हैं ऐसा भी कोई होता है क्या, ना कि अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल। हम देखो कैसे आराम में जी रहे हैं, हम सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट होते हैं, इसको एडजस्ट होना ही नहीं आता जी। मैडम मुझे बताइए किसके साथ एडजस्ट होना है? एक अब टीचर हो, एक टीचर होने के नाते टीचर की एक डिग्निटी होती है। सोशल महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जब वे टॉल्स्टॉय आश्रम में वे पढ़ाने गए थे, और उसके बाद वो लिखते हैं अपने सत्य के साथ मेरी यात्रा बुक में कि टीचर को कोई देखे या ना देखे जी, लेकिन उनको ऐसे रहना चाहिए कि सारे युवा आपको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसी डिग्निटी हमारी ज़िंदगी से होनी चाहिए मैम। तो मेरे शब्द स्टूडेंट पर इफेक्ट करते हैं, नहीं तो 100% इफेक्ट नहीं करेंगे। खाली होता क्या है, हम 2+2 4 या गांधी जी ऐसे हैं, या हमें 1947 में आज़ादी मिल गई, पाठ पढ़ा सकते हो, और वो बैठ करेंगे और जवाब लिखेंगे, बात खत्म, तो रिश्ता खत्म जी। लेकिन ये टीचिंग कोई टीचिंग नहीं।
तो ऐसे लोग मुझे अभी भी मैं फेस करता हूँ, लिटरली जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे समझने वाले बहुत कम जी एक आध समझते हैं, और उनकी वजह से मेरी गाड़ी चल रही है। लोग चल मतलब वो बोलते हैं कि ये सो सही है, वो मेडिटेशन लोग ना मुझे वो मेडिटेशन करते हैं एक एक मतलब वो दरकिनार ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन एक अलग ढंग से, ठीक है वो मेडिटेशन है, तो वो आते नहीं, सबको मालूम है जी लेकिन आते नहीं। मैं कैसे भी बोलूँ, वो गुरुजी आते हैं, पत्री सर आते हैं, तो सभी आते हैं, फिर अपने लोग पर आते हैं। तो इस तरह से हो गई, और वो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ इस जन्म। देखिए, कबीर बॉडी वेकेट करने तक ना हिंदुओं ने समझा ना मुसलमानों ने समझा। जी हिंदुओं ने ना मुसलमानों के लिए उन्होंने जो कहा था ना कि कंकर पत्थर चोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा। कबीर ने डेप्थ ऑफ द सोल, मतलब वो ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ है नहीं बंदा, कुछ अलग पटरी पर आ जाओ। तो उन्होंने बहुत ही अंदर आंतरिक आवाज से आंतरिक आवाज से उन्होंने कहा था। ये ना उनको टीज करने के लिए उसका यूज किया। जी और वो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार, अगर ऐसे बोले तो वो अंदर से उन्होंने कहा था कि बंदा इसमें कुछ नहीं। जी तो अगर ऐसा होता तो मैं पहाड़ की ही पूजा करता। लेकिन ये लोग उसकी निंदा के लिए, ये लोग उसकी निंदा के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों अपने खुद को सुधारने के लिए नहीं यूज करते। जी और जब उन्होंने मगहर में बॉडी वेकेट किया तो दोनों बॉडी के लिए झगड़ा किए। तो कबीर की जिंदगी के जो टीचिंग्स हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। उसको बांट लो। दैट्स व्हाट, क्या बात है, ये हुई ना बात। दिस इज क्रक्स ऑफ द मीटिंग। अभी जो हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं मैम, इंटरव्यू का ये सार आपने कहा, लेना है तो कबीर की बॉडी को नहीं, कबीर की टीचिंग्स को ले लो। निकलो मंदिर और मस्जिद से और एक माहौल खड़ा करो, जी मिल के जियो। जी बोलते हो ना एक ही परमात्मा, दोनों बोलते हो एक ही परमात्मा, ठीक है, एक ही परमात्मा के दो लोग कैसे दो ढंग से पूजा कर सकते हैं? वो एक कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अल्लाह, अल्लाह कहने से ही वो मिलेगा क्या? मैंने कहा कौन सा वर्ड देंगे आप? भगवान, ठीक है, नाम दे दीजिए, दे दिया, कुछ भी तो दे भगवान कहने से ही मुझे मिलेंगे क्या? नाम तो हमने रखा मैम, उसके परे, उस नाम से भी परे है वो। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, जी त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। तुम जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब कहते हो, या तुम अल्लाह या कुछ और नाम से, कुछ भी नाम से बोलते हो, ये सब यहीं रह गए, यहीं तक सीमित हो गए। उससे परे जो है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू रीच। तो ये कबीर कहते हैं, और कबीर ने उसे रियलाइज किया, कबीर ने उसे जिया, 24/7 उसमें ही था। जो भी दिखते थे उनके लिए राम, राम मतलब काइंडली ये नहीं समझना कि रामायण के दशरथ पुत्र सीतापति, अयोध्या नरेश राम, नहीं, ये भी राम नहीं। और कबीर के राम ने, देखिए एक्चुअली हुआ क्या, कबीर को साक्षात्कार हो गया था ना, ये बुक में नहीं है, बुक लिखने वाले अलग ढंग से लिखे जी। कबीर को साक्षात्कार हो गया था, और लोग कहने लगे ओ तेरा कैसा साक्षात्कार गुरु के बिना, क्योंकि लोगों के मन में बैठा है कि गुरु के बिना संभव नहीं, सत नहीं होगा जी। तो ये गुरु भी चाहिए। कबीर ने पूछा गुरु भी चाहिए क्या? समझे ये कितना मासूम है कबीर, कितना इनोसेंट है। गुरु भी चाहिए क्या? ये गुरु चाहिए, गुरु के बिना, ठीक है। ये गुरु को पकड़ने के लिए गया, वो तो उनका सर के ऊपर उनका पैर पड़ा, तो उनके मुंह से निकला, गुरु के मुंह से निकला कि राम राम। कबीर डोंट नो ये गुरु रामानंद किस राम की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बच्चे को ना आप राम कहिए या आम कहिए, ना राम को देखा ना आम को देखा जी। और जब भी आप बोले ये राम है, ये किसी चीज को दे दे, ये राम है, जब भी वो बच्चा देखेगा राम है जी। होप यू गॉट द पॉइंट। मतलब भगवान के लिए गुरु ने कहा कि राम, तो कबीर ने पकड़ा राम।
जी। और जिस किसी को देखते थे कबीर उनसे कहते थे कि राम ये कपड़ा लो, राम ये कपड़ा आपके लिए बना है, ए राम ये आपके लिए। जिस किसी को देखते थे राम के बिना कुछ दिखता नहीं था। ममात्मा सर्वभूतात्मा के स्टेटस में कबीर। उन्होंने राम कण कण में व्यापक एक एक अंश को उन्होंने राम के रूप में लिया। हर एक को राम यानी हमारे सामने जो राम का एक फीलिंग आता है स्वरूप जो दिया हुआ धनुष है को, या हाँ, पकड़ा कोदंड हुआ। पाणी राम, ये वाला राम नहीं। हाँ। वो जो अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भय, वहाँ उससे भी परे जो एक महान, वो डिवाइन लाइट के रूप में उन्होंने देखा, महान वृक्ष के रूप में उन्होंने देखा, उसमें से सारा संसार आया। साधो सबद साधना की जाए, जिस ओंकार से सारे ब्रह्मांड की रचना हो गई, सृष्टि हो गई, उस स्टेटस में पहुंचो बंदा जी। वो उसका कंसर्न। लेकिन हम लोग उसको हम पकड़े लोग नहीं। तो वो अगर कोई पकड़े है तो गुरु नानक जी पकड़े, एक ओंकार सतनाम करता पुरख अजूनी सही अकाल, उन्होंने पकड़ा। अगर कबीर को किसी ने पकड़ा सही मायने में तो गुरु नानक देव ने पकड़ा जी। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैम, धरती के एवरी टाइम, एक बार कबीर पत्री सर ने कहा कि पिरामिड वैली में कबीर भवन है, आपने देखा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो पत्री सर ने कहा कि तुम जाओ कबीर भवन में, हर महीने कबीर विजिट में क्लास दे दो। तो मैं वहाँ 650 किलोमीटर से एवरी नाइट जाता था और क्लास करता था, फिर नाइट आके फिर कॉलेज जाता। तो वहाँ क्लास करने जाता था। तो एक क्लास में ना एक अजीब क्लास हुआ, उसमें चाइनीज़ आ गए थे, जर्मन आ गए थे, कुछ इंग्लिश जानने वाले जो भी हैं उस क्लास में जुड़ गए। तो मैंने क्लास किया, तो क्लास में मैंने कहा कबीर इज़ ओनली ए रेमेडी टू इंडिया, यहाँ हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी अलग होके एक फाइनेस्ट पाथ दे सकते हैं। तो कबीर इस फ्यूचर का मास्टर है, सारी पूरे इस भारत के लिए वो एक नया मार्ग दे सकते हैं, ऐसे मैंने कहा। तो वो जर्मन वाले बंदे ने कहा नॉट ओनली टू इंडिया, इट इज़ फॉर द वर्ल्ड, ही टोल्ड, बिकॉज ही हैज़ फेस्ड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड सम अदर, सिया सुन्नी, ऐसे सभी जगह रहेंगे। या इंडिया में अगर हिंदू मुसलमान है तो दूसरी जगह दूसरा है, मतलब वहाँ मिडिल पाथ कुछ चाहिए, ऐसे जर्मन का वो कहना था। फॉरगॉट ईमेल आईडी दिया था उन्होंने। तो अभी मैं कहता हूँ इस इंटरव्यू में, प्लीज़ अब फ्यूचर में जो भी इसे आप देखेंगे इसे महसूस कीजिए, क्योंकि ओशो ने कहा था कबीर इज नॉट ए पास्ट मास्टर, ही इज ए फ्यूचर मास्टर। इंडिया के फ्यूचर मास्टर है। जिस दिन हिंदू मुसलमान से परे होकर एक भारत अध्यात्म में साकार हो जाएगा, उस दिन कबीर को हम पूरा जिएंगे जी। कबीर को जीना है आगे के फ्यूचर में। कबीर कोई गया नहीं 600 साल पहले, 500 साल पहले गया नहीं, अभी भारत में उनको साक्षात्कार होना है, हर एक को उसको जीना। तो हिंदू मुसलमान इस जो हम इस शिकंजे में इसमें फंसे हुए हैं, तो इससे मुक्त होकर हमें, मुक्त होने के लिए हमें कबीर जी को ही फॉलो करना है पूरी तरह से। दैट इज द मॉडल, ही इज द मॉडल। उन्हीं के माध्यम से हम उन्हीं आगे के माध्यम से। और उनका जन्म देखिए, उनका और शिरडी साईं बाबा का जन्म, उनके जन्म के बारे में किसी को पता नहीं जी, कैसे पैदा हो गए, कैसे, किसी को। हमने मनगढ़ंत कहानियां लिखी कि वो ऐसे हैं, हमारे मन के प्रतिबिंब है आपकी कहानियां। आप जो अंदर से आप समझ लीजिए, आप एक कास्ट के हैं तो कबीर को उस कास्ट से जोड़कर आपने लिखा, तो आपकी मेंटालिटी का प्रतीक है वो कहानी, बिल्कुल नॉट कबीर का। कबीर को उसका लेना देना कुछ नहीं। कबीर का मैसेज ये है, क्योंकि मैंने महसूस किया उसे जी, लिटरली मैंने महसूस किया कि एक एक मास्टर का एक एक संकल्प होता है, एक मैसेज देने के लिए जन्म लेकर आते। तो कबीर का मैसेज ये है कि मुझे जन्म से मत पहचानो, मुझे जाति से मत पहचानो जी, मुझे पैसे से मत पहचानो, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, कपड़ा बुनते थे तो रोजी रोटी नहीं थी। मुझे रुतबे ओहदे से मत पहचानो,
मुझे अपने अंदर जो मैंने पाया उसे पाकर तुम भी पहचानो। दिस इज व्हाट द मैसेज ऑफ कबीर। स्वयं को जान के फिर खुद आप जान उसके लो, जान, बिल्कुल ठीक, आप अपने हिंदुत्व से बाहर आओ, बिल्कुल ठीक, आप अपने मुसलमानत्व से बाहर आओ, पहले जीना शुरू करो और अपने अंदर साक्षात्कार करो जी, उस परमात्मा को। और उस परमात्मा को आप साक्षात्कार करेंगे ना तो आप खुद कबीर होकर मैसेज देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सर हमने बहुत बार आपसे सुना, हम आपसे एक बारी पूरी में भी मुलाकात कर चुके हैं। यस। हमें तब सबसे पहले पता चला था कि आप कबीर के इस जन्म के साक्षात्कार हम आप में देख सकते हैं। तो आप कबीर की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, सांसों की माला के साथ है, आप उसको हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम सांसों के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, कबीर ने ना साधना करने के लिए पूरे रास्ता पूरे ओपन करके आपको राजमार्ग दिया। जी हाँ, वेरी गुड। उससे पहले आपको पहले क्लियर करता हूँ, सारे बुक्स लिखने वाले, क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, 30 साल से हिंदी टीच करता हूँ, जी, तो वो सारे बुक्स में जो लिखा है नामस्मरण कबीर का तरीका है साक्षात्कार करने का, ऐसे बुक्स लिखे। हाँ इट्स रॉन्ग, हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो कैसे रॉन्ग है? फॉर एग्जाम्पल आपको रामकृष्ण परमहंस जी का एग्जाम्पल देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी के वो मास्टर यम को हम शतकोटि प्रणाम करेंगे, जिन्होंने 2 वॉल्यूम में बुक दिया हमें, नहीं तो हमें परमहंस जी का पता नहीं चलता। बाकी खाली नमस्कार करते थे, लेकिन है बहुत वास्ट चीज है जिसको लेकर चल रहे हैं। इस समय मास्टर यम को हम यहीं से प्रणाम करेंगे प्लीज, जी, रामकृष्ण परमहंस जी को हमें साक्षात्कार करके देने के लिए। तो उसमें ना पूरे उसके जिस्ट को पकड़ेंगे ना, उसमें एक पॉइंट है प्लीज, क्योंकि बुक जो उन्होंने भी पढ़ा है प्लीज सुनिएगा। उसमें एक पॉइंट है, परमहंस जी को जो साक्षात्कार हुआ उसके ना उस साक्षात्कार के स्टेटस को कायम रखने के लिए वो किसी से गाना गवाते थे, किसी को कुछ कहानी कहने के लिए कहते थे, अपने शिष्यों से 8 शिष्य, ये सभी 12 शिष्य थे ना, किसी से कुछ कहते, ए कोई आने लगे ना उनके दर्शन के लिए, ए नरे तो ए कर ऐसे। वो पढ़ी है और एक बार की मैजिक है उसमें कि कोई आते थे ना तो ये बोलते थे ये गाना गाओ जी, मतलब जैसे दूरवास महर्षि ऐसे लोगों से, वरदान मांगने वाले लोगों से, हाँ जी, एक क्रोध को उन्होंने ढाल के तौर पर रखा था। दूरवास महर्षि क्रोधी बिल्कुल नहीं थे, उनके जैसे परम शांत और डीपेस्ट ऋषि को ढूंढना बहुत मुश्किल है जी, बिल्कुल क्रोधी नहीं थी। और क्रोध को एक मैजिक है, थोड़ा एक मास्टर बन के दिखिए, वो मैजिक है जी, और मास्टर कवच बनाते हैं। नहीं तो आते हैं ना, मेरा राज गद्दी संभालने के लिए कोई नहीं, बच्चा चाहिए मेरा, ऐसा है मेरा ही, एक कोई आशीर्वाद मांगने पीछे पड़ते हैं ना। तो अगर शाप देने के ऋषि है तो कोई नजदीक नहीं आते, आपकी सेवा के लिए भी आते हैं तो डरते डरते आते हैं और मुंह बंद करके आते हैं, सेवा करके निकल जाते हैं जी। तो दूरवास महर्षि का पैटर्न। परमहंस जी का पैटर्न क्या है, जब भी अपने स्टेटस में रहते थे ना तो नाचना शुरू करते, बेहोश होकर गिरने तक नाचते थे। लोगों का परवाह नहीं उनको, अपना स्टेटस जो अंदर है ना, खुमारी जड़ी है ना, तो उसमें जीने का है। लोग क्या कहेंगे इसे लेकर हम क्या करेंगे, नहीं तो हमारा वो अंदर का वो वाइब्रेशन मेंटेन करने का वो स्टेटस चला जाता है जी। तो उसको मेंटेन करते थे, उसके लिए नामस्मरण वगैरह ये यूज करते थे। अच्छा, कबीर भी नामस्मरण को क्यों यूज किया, कोई भी आते तो 100 सवाल पूछते। तो मठ में ना इतनी बड़ी माला है मैम कि ऐसे कम से कम पूरे एक राउंड बैठ सकते हैं उस माला को लेकर, इतनी बड़ी माला है, इतनी बड़ी माला है और इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष है उसके। और ये मैंने उसको माला टच करते ही मुझे फील हो गया कि जो भी साधु आते थे ना ऐसे राउंड बैठते थे जी।
और एक ही माला इतने सारे साधु राम राम राम, मतलब ये राम राम क्यों? क्योंकि ब्ला ब्ला को स्टॉप करने, उस अंदर के उस जो ट्रांस का स्टेटस है उसको जगाने के लिए, वो कायम रखने के लिए, वो जगा हुआ है, जगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, वो जगा हुआ है, उसको कायम रखने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो अननेसेसरी ब्ला ब्ला को स्टॉप करने के लिए। तो कोई आते हैं ना, बंदे बैठते, जगह खाली है तो बैठ, राम 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 राम, तो कौन क्या पूछेंगे मैडम? और बस राम राम होने के बाद उनका जो एक घंटे एक नामस्मरण, कोई एक ओशो कहते हैं, किसी एक साइंटिस्ट का नाम भूल गया हूँ, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी, उन्होंने इन्वेंशन किया कि अगर वो अपने नाम से ही वो नामस्मरण करने लगा, जी, वो भूल गया हूँ, माफ़ कीजिएगा, तो तब भी एक तरह से एक बॉडी में एक स्टेटस क्रिएट होता है। किसी एक नाम को आप कंटिन्यू एक घंटे भर आप बोलेंगे, इवन आप पत्थर 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 बोलते जाएंगे ना घंटे तक, एक घंटे के बाद आप में एक ऑरा क्रिएट होता है। बिल्कुल ठीक है। और नामस्मरण का फायदा ये है कि आपके अंदर एक ऑरा क्रिएट होता है जी। तो उस पर तृप्त होते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन कबीर ना उस ऑरा को क्रिएट करने के लिए नहीं, अपना अंदर जो था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आते बड़ी सी माला देकर बिठाते और खुद भी राम 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 साधो साधना कीजिए, इतना बोलते थे। लेकिन पूरे उनके पदों में, आई विल कम टू योर पॉइंट, उनके पदों में सांस के बारे में उन्होंने बहुत सारे पदों में सांस के बारे में क्लू दिया डायरेक्टली। अब देखिए, अब कबीर के लिटरेचर के साथ ये होता है कि नॉट ओनली कबीर के लिटरेचर, आप प्लीज़ किसी के भी लिटरेचर पढ़िए, अब इवन कुछ भी कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़िए, कोई भी ग्रंथ मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जी। आप एनलाइटन होने के बाद आपको पता चलता है कि ये एक्सट्रैक्टेड है या ओरिजिनल। अच्छा, आपको अंदर पता चलता है जी, ये उस मास्टर का नहीं है। हाँ। तो कबीर को ना बहुत सारे मास्टर को ऐसे किया, तो कबीर को भी ऐसे थोड़ा ऐसे चेंज किया। लेकिन एक कुछ किताबों में, जैसे हमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके ऊपर बहुत कुछ काम किए, या बहुत सारे मास्टर, श्याम सुंदर दास, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, मास्टर्स ने इसके ऊपर काम किया है। कुछ हमें मिलते हैं उनके ग्रंथों से। वहाँ ना मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि इस रहस्य की पूरी, इस अंदरूनी यात्रा, इस पद में ही सारी कुंजी है एक्चुअली, और डायमंड की है इसमें जी। उन्होंने पूरा पैटर्न, इवन कन्नड़ के सारे मास्टर्स, जो मेरी पीएचडी इसी में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ जी। मैं प्लीज़ एक दो हाथों आपको एक पद तो आपको बोलूँगा, मैं कबीर के ऊपर पीएचडी करना चाहता था। तो मेरे गाइड ने कहा कि ये व्यक्ति ले लो, असगर अली, व्यक्तित्व और कृतित्व, ऐसे तुम पीएचडी करो, अभी हैं इनके साथ जाकर इंटरव्यू भी करके हो। तो मैंने कहा मैं ऐसे कोई टॉपिक पे मैं पीएचडी नहीं करना चाहता जी। मेरे पास ऐसा सब्जेक्ट है और जो मैं लिखना चाहता हूँ थीसिस। पीएचडी के लिए कोई ना गाइड के विरोध में नहीं बोलते, पीएचडी मिलना ही मुश्किल होता है, किसी को हिम्मत नहीं होती कि मेरा टॉपिक है ऐसा, नो वे, चांस ही नहीं आपको जी। तो मुझे तो ऐसी डिग्री नहीं लेनी थी मुझे, तो मैंने कहा ऐसे है, तो मैंने कहा संस्कृत लिटरेचर और पतंजलि योग सूत्र, गीता और प्राचीन लिटरेचर जी, ये सब, ओशो लिटरेचर और जैन लिटरेचर, बौद्ध लिटरेचर, कन्नड़ में लिटरेचर, महाराष्ट्र, और ये सब मैंने कहा ना, तेलुगु भी मैंने कहा जी। तो मेरे गाइड इतने प्रामाणिक थे, डॉक्टर टीवी कट्टीमनी, जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, दोबारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी बने। मुझे तेलुगु नहीं आता, मैं तुझे गाइड नहीं कर सकता। वर्री आपको मुश्किल होता है ऐसे भी प्रामाणिक व्यक्ति। तो बात वहीं ख़त्म हो गई और मैंने उनका नंबर लिया, उन्होंने मेरा नंबर लिया, और हम तो जानते हैं कि मोबाइल चेंज होने के बाद नंबर भी चेंज हो गया, पता है, लेकिन वे मेरे नंबर रखे थे। ही कॉल्ड मी आफ्टर 7 years। अच्छा, आफ्टर 7 years मैम, कहाँ पे हो? मैं बेंगलुरु में मेडिटेशन टीच करने के लिए वहाँ एक सेंटर में था। इमीडिएटली आओ, डाउनलोड करो। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थे वो, तेलुगु सीखे थे।
जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे। तो डाउनलोड करो, हमने पीएचडी कंफर्म किया है ऐसे ऐसे। तो फिर वहाँ डाउनलोड किया, फिर दूसरे यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ होके अप्लाई किया, फिर पीएचडी के लिए ले ली मुझे। मैडम, अभी मैं कबीर के वो थीसिस के बारे में जानने से पहले मैं पीएचडी के कहूँगा, क्योंकि ये जो पीएचडी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 8 दिन पहले हमने देखा कि पत्री सर को ऑनरेरी डॉक्टरेट डॉक्टरेट अवार्ड का मिल गया। अवार्ड मिला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ उनको दुनिया का सारे यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टरेट अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसे मैंने एक विजन भी जी। देखा। मेरे अपने पीएचडी में हर दिन मैं, क्योंकि मेरा पीएचडी था लॉर्ड शिवा से लेकर आज तक पत्री सर तक, जितने भी लोग मेडिटेशन किए हैं इंडिया में, जी। और सब ब्रेथ ऑब्जर्विंग मेडिटेशन किए हैं, चाहे उनके लैंग्वेज में अलग वर्ड हो, वर्ड अलग हो, लेकिन दे हैव मेडिटेटेड ऑन ब्रेथ। जी। ऐसे सारे एक्सट्रैक्ट निकाल के मैं थीसिस लिख रहा था, और दे वर ऑल वेजिटेरियन। वो सभी, ये मेरा पीएचडी के एक अंतरंग आचरण, सांस को ऑब्जर्व करने वाला मेडिटेशन, बहिरंग आचरण, अहिंसा, प्रेम, मैत्री भाव, जी। ये मेरा टॉपिक रहा। तो एक बार हर एक मास्टर का जब भी टॉपिक आता तो मैं फाइनल टच जब दे रहा था, फाइनल फिनिशिंग टच जब दे रहा था, तो तब यही मुझे उन्होंने कहा, हैदराबाद यहीं पे रहो, अब मुझे पूरा फाइनल करके लिख के दे के ही जाओ गाइड ने कहा, क्योंकि वो वीसी बन के जाने वाले थे मध्य प्रदेश। जी। तो मेरा नेचर उनको मालूम था कि एक बार खिसक गया तो मैं मिलने वाला नहीं हूँ। वो खाली मुझे इसलिए बर्दाश्त किए, मैं एक प्रामाणिक मेडिटेटर हूँ। जी। और उन्होंने कहा अब कुछ नहीं, मुझे फाइनल दे के ही जाओ। तो इधर उधर थोड़े थोड़े ये, तो हर एक दिन फाइनल करके लिखने लगा। जब पत्र सर के बारे में मेडिटेशन किया तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब मेरा सोल गया, एक एस्ट्रल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं। जी। वहाँ ऊपर गया तो वहाँ मुझे यहाँ से दिखा कि वाल्मीकि महर्षि लिखते हुए बैठे हैं। मैंने इमीडिएटली मुझे लगा कि वो रामायण लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ताड़पत्र पर लिख रहे थे। जी। तो मेरा सोल और नज़दीक गया तो वो वाल्मीकि नहीं थे, वाल्मीकि ही, लेकिन वाल्मीकि नहीं थे, पत्री सर उस जन्म में वाल्मीकि थे। अच्छा, वाह। उस जन्म में वाल्मीकि थे। तो मैं नज़दीक जाकर बैठा। एस्ट्रली क्या हुआ है मालूम है मैम? ये जो पीएचडी मैंने की है, ये वाल्मीकि बनकर वो खुद लिखी। हाँ। ताड़पत्र। मेरा सोल जो वहाँ गया था, वो जाके ना वहाँ बैठा था मेरा सोल। मैं पीएचडी अवार्ड लेने के बाद बोल रहा हूँ, पीएचडी का सीक्रेट है। जी जी। मतलब एस्ट्रली ना उस वर्ल्ड से, उस लोक से कॉपी किया हुआ। जी। मेरा सोल वहाँ बैठ के ना, वो वहाँ पे लिख रहे थे। हाँ। और ऐसे ऐसे झांक के ना मैं यहाँ लिख रहा था। दिस इज माई पीएचडी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ एस्ट्रली ये हुआ, एंड फिजिकली ना हर दिन मुझे ना हर एक मास्टर के बुक्स लेता था तो फाइनल टच कर, तो वो सब अपने आप सारे श्लोक मिलते थे मुझे। बिल्कुल ठीक। तो इस लाइफ में वो पीएचडी थीसिस हो गया। और ये भी बोलता हूँ मैं गुरुजी से, मतलब मेरे पीएचडी गाइड से मैंने जो कहा कि मैं कबीर के ऊपर थीसिस लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी में स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करनी, मुझे 2 पद तो मिले थे ये सभी सांसों के ऊपर के। तो मुझे इसे रिलेटेड करके वो सभी लिटरेचर मेरे पास रेडी था। 10-20 साल मैं पढ़ रहा था, 10-15 साल। और उन्होंने एक ही सवाल पूछा मुझसे, आखिर कबीर में बचा क्या है, आप पीएचडी करना चाहते हैं? कबीर पे ना पूरे हिंदी लिटरेचर में कबीर के ऊपर जितने पीएचडी एमफिल हुए हैं किसी के ऊपर नहीं, सारे यूनिवर्सिटीज। अच्छा। तो मैंने कहा ये एक सब्जेक्ट बचा है जो आज तक किसी ने टच नहीं किया। हाँ जी। वो ना मैम एक बात बोली है आपको, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते ना, वो दोहा आपको एनर्जी रिलीज नहीं करता। बिल्कुल ठीक। मैं एक स्टूडेंट के नाते तब पढ़ा था, उसका सीक्रेट मुझे ग्रास्प नहीं हुआ था। पढ़ते थे 1000 % वो पढ़ते थे चलते थे, लेकिन वो ओपन नहीं हुए थे। एक बोलता हूँ आपको,
लिंडा गुडमैन का एक बुक है ना, हाँ हाँ सनशाइन्स, उनका एक बुक है, उसमें ना एक टॉपिक है लेक्सिग्राम। जी तो उसमें है हर एक शब्द को जान होती है और पढ़ने वाले की एनर्जी के लेवल पे वे अपने को ओपन करते हैं। वाह पढ़ने वाले की एनर्जी नहीं तो वो ओपन नहीं होते। वो शब्दों से, जैसे कबीर ने सबद साधना की जैसा, वो लिंडा गुडमैन ने की थी। अच्छा तो शब्द ऐसे ना उनकी एनर्जी के लेवल से ओपन होते, नहीं तो ओपन ही नहीं होते। वाह तो वो जो दो पद है वो सांसों वाला, जब तक मैं सांसों का मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं किया तब तक मुझे वो ओपन नहीं हुई थी। वेरी गुड। जब मैंने मेडिटेशन किया तो अरे इसमें है ना, तो मुझे लगा, खुद ही पढ़ रहा हूँ अपना लिटरेचर ऐसा समझिए, लेकिन हाँ अरे इसमें है ना, तो मैंने समझा कि इस पे ही थीसिस लिखना है। तो वहाँ पे तब तक बाकी सभी शिव सूत्र से लेकर वो विज्ञान भैरव तंत्र से लेकर आप, मेरी गाड़ी तो चलती रही थी हाँ स्वाध्याय की। तो ये है जो मुझे पीएचडी लिखना है, इसके ऊपर करना है। उन्होंने कहा ठीक ऐसी बात है तो कर, क्योंकि उनको मालूम है ना कि कुछ बचा नहीं। हाँ हाँ तो मैंने लिखा इट इज़ वंडर ना। कबीर में ना उस सीक्रेट को लिखने के लिए अगेन इस जन्म में वही लगभग मतलब वही सोल आके उसको ओपन करिए, नहीं तो वो कुंजी ओपन ही नहीं होता। अब समझिए गौतम बुद्धा का जो ये साइंस हमें मिल रहा है, जी खुद मैत्रेय बुद्धा हमारे साथ हैं पत्रिसर के रूप में, जी वही तो वो सीक्रेट्स बोल रहे हैं। जी एक बार ना पत्रिसर मुझे गाड़ी में जा रहे थे तो एक श्लोक बोल रहे थे, और मैं लैंग्वेज के टीचर के नाते हर एक शब्द के पहले प्रीफिक्स होते हैं, तो इतने स्पेशल प्रीफिक्स, एक एक श्लोक को प्रीफिक्स के बोलते थे कि ऐसे एक एक श्लोक। मैंने कहा सर ये तो गीता लिंग्विस्टिक्स के इसमें लिया तो बहुत अच्छा थीसिस लिख सकते हैं। अरे ये तो सीक्रेट मुझे और कृष्ण को दो ही लोगों को मालूम है, किसी को मालूम नहीं, सर ने कहा था। वाह दैट इज ग्रेटेस्ट वर्ड्स। मैंने सारे दर्शकों को मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ जी। एक साधना करने वाला व्यक्ति अंदर उस स्टेटस में पहुंचेगा ना तो ही वो सीक्रेट। इसलिए ओशो बोलते हैं ना, कृष्ण बने बिना कृष्ण को कैसे समझेंगे। शब्द को पकड़ेंगे, शब्द के तो हर कोई पकड़े हैं और फाइटिंग भी चल रहा है। शब्द में फाइटिंग है, अर्थ में फाइटिंग नहीं है, क्योंकि वो उसकी एनर्जीज के साथ नहीं जुड़ रहे, ओपन नहीं हुए ना, ओपन नहीं हुए तो उनका लेवल उसको समझने के लिए नहीं है। शब्द को अलंकार बन के पहन के आराम से उनकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो जब उनको अर्थ रिलीज करेंगे वही होप क्यों अपने आप आता है उनको, हम बंदा होते कौन हो। हाँ, बिल्कुल। और जैसे पत्रिसर के आनापान सती वर्ड जी, ये सीक्रेट की कुंजी खुद मैत्रेय बुद्धा ही आना पड़ा ना जी, उनको आना पड़ा, ना, ओशो के रूप में ही उनको ही आना पड़ा जी। और यहाँ भी उनको ही आना पड़ा। और यहाँ मैडम थोड़ा साइड जा रहा है, मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ और बोलने की इच्छा हो। हाँ, वो तो बोलूंगा आपको, पर नहीं, कहाँ ढूंढने बंदे, वो तो मैं जरूर बोल के वो तो आपकी थीसिस है तो उसको हम जरूर सुनेंगे। वो ना वही तो कुंजी है पूरे इस यात्रा की, पूरे भारतवर्ष को, हिंदू मुसलमान को एक होकर छोड़ेगी। जी जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो किया है काम, एनिमेसेंट के पहले लेडबीटर और मैडम ब्लास्ट, उनको शतकोटि प्रणाम। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, बहुत बड़ा काम किया धरती पर, प्लैनेट अर्थ पर बहुत बड़ा काम किया। उनको ना वो वर्ड पकड़े थे ना, वो वज्रच्छेद के एक ग्रंथ है, उसमें ना खुद बुद्धा ने कहा कि मैं वापस आता हूँ। वो श्लोक याद है, माफ कीजिएगा, कभी किसी इंटरव्यू में वो श्लोक में बोला मैं वापस आता हूँ। तो ऐसे 500 साल 2500 ईयर्स उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, हम जो कॉमनली बोलते हैं हम ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा 500 ईयर्स के 5 सर्कल कंप्लीट होने के बाद मैं आऊँगा। ऐसा श्लोक है वो। अच्छा। तो
वो उस लोग को इन्होंने पकड़ा था, मैडम ब्लैवेट्स्की, लाइटबीटर और इनका टीम। एनी बेसेंट तो जुड़ गए और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए ना एनी बेसेंट ने एक कंजंक्शन के तौर पर उन्होंने काम किया। जी। उन सबको कुछ बनना चाहिए ना वे, तो एनी बेसेंट ने यहाँ ये पूरा काम, बहुत बड़ा काम किया जी। एनी बेसेंट ने, उनको इंडियन बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कांग्रेस के साथ जुड़कर पूरा ना वो हमारा ही ब्लड एंड वेन्स में जुड़ गए। जी। और जीडू कृष्णमूर्ति के अडियार से, और ये उसको इंडियनाइज किया एक्चुअली उन्होंने, एनी बेसेंट ने। हाँ हाँ। लाइटबीटर ये सभी ना इस सोल को कैच करने के लिए, क्योंकि बुद्धा का सोल आ रहा है, उसको कैच करना है। जी। तो वो पूरे थर्ड आई से सारे व्यक्ति को किसमें इस सोल को हम ला सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम इस घर को ऐसे ही नहीं रखते ना जी। प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से वो घर होना पड़ता है। तो वैसा बॉडी चाहिए, प्रिपेयर्ड बॉडी चाहिए, उस पूरा उसकी साधना से वो इनर बॉडी क्लियर होनी चाहिए। जी। समुद्र के किनारे इस लड़के को देखने के बाद उनको लगा कि हाँ, इस बच्चे में हो सकता है। जीडू कृष्णमूर्ति को उन्होंने देखा और पेरेंट्स को जाकर पूरे उन्होंने जितना रिक्वेस्ट करना था किया, लेकिन उन्होंने अकेले जीडू कृष्णमूर्ति को नहीं दिया। जी। वो तो जाना नहीं चाहता था, उसके बड़े भाई के साथ वो जाना चाहता था आगे, तो दोनों को लेना पड़ा, दोनों लिए। और बॉडी उनके ब्रदर बॉडी वेकेट करने के बाद ये तो जीडू कृष्णमूर्ति हिल गए एक्चुअली। तो फिर भी साधना कंटिन्यू रही। और ये सभी करके हॉलैंड में उनको अनाउंस करने का होता है, आई एम मैत्रेय बुद्धा, ऐसे अनाउंस करने का हॉलैंड में। पूरा 5000 लोग पूरे रेडियो में, उस वक्त रेडियो थे जी, तो रेडियो में सब दुनिया के सारे लोग कान लगाकर बैठे थे कि अब जीडू कृष्णमूर्ति अनाउंस करेंगे और बुद्धा सोल, मैं बुद्धा सोल हूँ जी। तो सारे लोग बैठे थे और जस्ट ही वाज अबाउट टू अनाउंस, उन्होंने कहा कि मैं बुद्धा नहीं। अच्छा। होल उन्होंने जो तपस्या की थी, लाइटबीटर, ब्लैवेट्स्की ना, वो एनी बेसेंट, वो एकदम कोलैप्स। जिस साधना के लिए वे आए थे वो पूरा स्टॉप, बस बात नए सिरे से शुरू हो गया। और जीडू कृष्णमूर्ति बोलने कि आई एम जस्ट बी इन प्रेजेंट, एंड बाकी सभी आप देखे हैं, पढ़े हैं, और उनका एकदम प्रेजेंट में सिखाते हैं। लेकिन ओशो बोलते हैं वो तो एक सोल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के जैसे हैं, ओशो तो ऑर्केस्ट्रा जैसे हैं, सभी जमते हैं। तो वो बोलते हैं पीछा कुछ मत पड़ो, लेकिन उनको तो साधना हुई है, ब्लैवेट्स्की ने की है, करवाई है। अब बोलते हैं, तो उन्होंने क्लियर किया। लेकिन हुआ क्या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओशो जब एक स्तर पे आ गए और पूरे जितना लिटरेचर उनको देना था उन्होंने दिया जी, तब उनको आया कि गौतम बुद्ध का सोल आ गया कि मैं तुम्हारे बॉडी में आना चाहता हूँ। ओशो ने कहा कि ओके, ओशो इज ऑलवेज यस मास्टर। तो देन उस दिन से ओशो ने अपना नाम चेंज किया जी, भगवान रजनीश कर, तो ओशो, ओशनिक वर्ड्स। और उस वक्त के बाद जो भी बुक प्रिंट हुई है, पीछे एक पेज देते हैं कि कैसे नाम उन्होंने चेंज किया और क्या मीनिंग है जी, ये सब एक पेज देते रहे हैं, आपने पढ़ा है। तो ओशो, फिर उसके बाद ओशो बॉडी वेकेट करने के बाद पत्रीसर को एक छोटा सा एक्सीडेंट के जैसे, तब बुद्धा बॉडी अगेन पत्रीसर, अब पत्रीसर के रूप में जो हम देख रहे हैं, जो काम देख रहे हैं, बुद्धा को देख रहे हैं। बुद्धा ने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा, और ये अभी बुद्धा का टीम जो है जी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, आप 2-4 दिन मेडिटेशन करते हैं तो झट से एकदम ग्रेट एक्सपीरियंस होने लगते हैं। आपको लगता है ये तो ना, आपको कहूँगा ऋषि मुनि ने हजारों साल तपस्या करके इतना एक्सपीरियंस पाने के लिए तरसते हैं। दैट इज रियली वेरी ग्रेट पॉइंट। हमें ऐसे क्यों आता है कि हम पिछले जन्मों में वो सब करके कंप्लीट करके आए, इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट धरती पर काम करने के लिए आए ना, इसलिए इतने एक्सपीरियंसेस होते।
तो ये हो गया पत्री सर के साथ, और पत्री सर के साथ जितने भी लोग आए हैं, सारे मास्टर्स आए हैं धरती के, और सभी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, कुछ लोगों को अभी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, ये उनको अभी पता नहीं चला। तो वैसे ही ये अगेन वो जैसे बुद्धा आनापानसति कहने के लिए खुद बुद्धा है जी, उनको सही मायने में सिखाने के लिए, गीता के रहस्य को सिखाने के लिए खुद पत्री सर के रूप में फिर सिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब तो हमारे हाथ में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बुक पहुंच गया, और हर एक इंडियन लैंग्वेज में वो बुक आगे मिलनी शुरू हो गया, अवेलेबल हो गया जी। तो मतलब वी आर रियली वो सभी जिस्ट को हम जिस युग में हमने काम किया था, इस युग में उसे फिर से एस्टैब्लिश करना जी। एस्टैब्लिश हमें माता सीता को, मैंने ना वो बुक पढ़ने से पहले भी मैं जब भी कहता था तो सीता राम ऐसे कहता, लेकिन वो बुक पढ़ने के बाद मेरे मुंह से कभी सीता शब्द अभी मुश्किल से आता है, बीइंग ए लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज वर्ड के तौर पर यूज करता जी, लेकिन सीता माता सीता या माँ ऐसा आता है क्योंकि उनका लव उन्होंने जो धरती पर उसको रीएस्टैब्लिश किया, प्रेम को उन्होंने कैसे विस्तार पूर्वक वो किया, हर एक जीव में किया ना। तो झट से किताब शुरू करने से पहले मैं सीता राम ऐसे पढ़ता था, लेकिन किताब पूरा करते करते ना सीता माता। तो ये सब हम फिर से क्यों जी रहे हैं? ये 2020 एज के बाद, चाहे वो कोरोना हो, कोरोना ने बहुत बड़ा काम किया जी। कोरोना ने कितना बड़ा काम किया है, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इतने लाखों लोग हैं हम पिरामिड मास्टर्स काम करने वाले, एक्चुअली एक्टिव स्टेटस में, डॉर्मेंट स्टेटस में मेडिटेशन करने वाले करोड़ों हैं, वो भी करोड़ है ओके, लेकिन एक्टिव होकर काम करने वाले लाखों हैं जी। लाखों पिरामिड मास्टर्स मिलके पत्री सर को थोड़े दिन के रेस्ट देने के लिए असमर्थ हो गए थे जी, क्योंकि हर कोई, खुद मैं भी पत्री सर को चाहता हूँ कि वो रेस्ट ले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव आए, मेरे घर आए जी। लेकिन एक कोरोना पत्री सर को महीनों का रेस्ट दिया, आखिर नेचर को ही आना पड़ा, नेचर को रेस्ट देने के लिए। नेचर के स्टेटस में जो है जी, उनको रेस्ट देने के लिए खुद नेचर को ही आना पड़ा। ये देखिए कैसा हम लोग बहुत लकी हैं मैडम, बहुत लकी हैं, शब्दों कि हमें के परे लकी हैं कि हमें जो पूरा लिटरेचर पीछे से चलता आ रहा है, जैसे आपने बताया कि एक एक कबीर, एक एक संत के माध्यम से, वाल्मीकि से लेके और ये सब हमें पत्री जी के माध्यम से एक बिल्कुल सिंपल रूप में, जैसे उन्होंने हमारे लिए नीचे आकर छोटे बच्चों की तरह हमें पूरी तरह से पुष्प को भरा, और हमें अभी भी वो पूरी तरह से हमें करते हैं, एक एक चीज़ को बताते हैं और हमारे लेवल पर आकर हम लोग को सिखाते हैं। तो अभी मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लग रही थी कि जिसे कबीर ने जितने भी पद लिखे हैं, यहाँ ओशो ने जो भी कुछ लिखा है, और गांधी जी के माध्यम से और थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से हमें सब कुछ एक जिस्ट के रूप में पत्री जी ने हमें बिल्कुल सिंपल करके हमारे सामने रख दिया, बिल्कुल एसेंस रख दिया। तो अभी हम आपकी एक थीसिस के बारे में और सुनना चाहेंगे। ओके राइट। उससे पहले ना मैं कहीं गया था एक्चुअली, वो भी एक एग्जांपल देके वापस आओ, मैं थीसिस में ऐसे सोच रहा था, लेकिन अब थीसिस क्यों बताएंगे, फिर जो आता है वो बताते जाएंगे। हाँ, नहीं, जो आपकी इच्छा है वो भी पहले बता सकते हैं, हमें कोई वो नहीं है, जो आप चाहें। थीसिस बोलते वो गया एक्चुअली, उसको पकड़ के बैठा था मैं। अच्छा वो ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे, आ जाएगा मैडम, आ जाएगा। जैसे भी मैं वो मिस्री खाने जिस एंड से खाए तो वो टेस्ट। तो थीसिस ना मुझे लिखना था
कि breath observing meditation is the meditation to all the masters on the planet Earth, जी जो मैंने इंडियन लिटरेचर के हिसाब से लिया। हाँ हाँ अभी एक और अगर आगे मैं चाहता हूँ कि डिलीट करने का मौका मिले और उसमें मैं ऑल द वर्ल्ड मास्टर्स को लेकर वो थीसिस लिखूँ, ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली। तो इस इंडियन मास्टर्स को जितने भी मैंने लिया, लॉर्ड शिवा से लेकर यहाँ तक सारे मास्टर्स ब्रेथ ऑब्जर्विंग मेडिटेशन के। लॉर्ड विज्ञान भैरव तंत्र बुक है, जी ओशो की वजह से हमने क्लियरली उसे हमें पढ़ने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। उस 112 श्लोक के उस ग्रंथ में, ओशो ने तो 4 या 5 वॉल्यूम है बड़े बड़े, उसमें पहले 9 श्लोक जी श्वास के संबंधित, और 9 श्लोक का जिस्ट मैं आपको कहूंगा। जी हे देवी, मैं 2 सांसों के मध्य में हूं। जी लॉर्ड शिवा कहते हैं पार्वती माता को, पार्वती माता का एक सवाल है, हे प्रभु हम आपको कैसे पाए? ये सिंपल क्वेश्चन, माता को तो उन्होंने मिला है, लेकिन वो हमारे लिए उन्होंने सवाल पूछा। जी माता ने पूछा था एक सवाल और लॉर्ड शिवा ने दिया 112 जवाब। हर एक श्लोक शुरू होता है हे देवी, जी मैं ऐसे मिल सकता हूँ, मैं ऐसे मिल, जैसे कि वो पहाड़ की चोटी पर है और मैं ऐसे भी आए तो भी मिल सकता हूँ, ऐसे भी आए तो भी मिल सकता हूँ, ऐसे सवाल एक, जवाब 112। क्या बात है जी। शिवा ही दे सकते हैं ऐसे जवाब। शिव जी को हम प्रणाम करें। और पहले 9 श्लोक, हे देवी मैं 2 सांसों के मध्य में, 2 सांसों के मध्य में मीन्स इन बिटवीन 2 ब्रेथ्स। तो एक इनहेल है, एक एक्सहेल है, तो एक उच्छ्वास है, एक निश्वास है, उसके मध्य में एक गैप है ना जी। उच्छ्वास लेकर निश्वास के पहले एक छोटा सा गैप है, निश्वास छोड़कर उच्छ्वास लेने से पहले एक छोटा सा गैप। वो ना माइन्यूट पॉइंट, अगर हम सांसों के साथ झूले झूलते हुए सांस कम होती हुई हम वहां पे टच होते हैं ना, या गिरते हैं ना, या स्लिप होते हैं ना, या फिसलते हैं ना, जो भी वर्ड कहिए, वी डोंट हैव पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन वहां हो जाता है जी। तो हो जाता है ना, तो वहां एवरीथिंग इज इटर्नल टाइम जी, डिवाइन लाइट, और सारा जो आप करेंगे वो सब कुछ। हे देवी 2 सांसों के मध्य में हूं, और 2 सांसों के मध्य में हम कब पहुंचेंगे मैम? जब हम अपने को छोड़ेंगे। जी, करने वाला नहीं रहना चाहिए वहां पे। बिल्कुल ठीक। यहाँ ना क्यों मैं डिटेल से कह रहा हूँ पता नहीं, लेकिन आ रहा है, प्लीज मौका दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, हम ध्यान पूरी पे तरह बैठते से हैं आपको तो सुन रहे। हम चाहते हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, उनको एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, मुझे कुछ तो हम लेकर बैठते हैं, करने वाला बैठता है वहाँ पे। मैडम ना वो जब आना, ऋतु आए फल होए, माली सिंचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हमें ना अपने को छोड़कर सांसों में छोड़ना चाहिए, अपने को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, सांसों में हमें बह जाना चाहिए जी। जस्ट जीरो। मैं नहीं हूं जी। आई एम एक ब्रीदिंग लेने वाला, छोड़ने वाला एक जीव हूं। मैडम जानवर देखिए, कभी कभी प्लीज जानवर के पास बैठ कर ना ब्रीदिंग लेने का, और जब सोते हैं या कुछ, अब देखिए वो ना कुछ नहीं करते प्लीज, वो आराम से बस वो ब्रीदिंग में कैसे नेचर से जुड़े हैं जी। खाली इंसान को छोड़कर धरती में सब कुछ डिविनिटी में, ध्यान में। पेड़ को देखिए, वो जब जी कृष्णमूर्ति एग्जाम्पल देते हैं, अच्छा लगता है, जब हवा आती है तो हिलते हैं, हवा नहीं होती तो एकदम शांत हो जाते हैं। मतलब उनको हिलाने के लिए हवा चाहिए, नहीं तो वो ध्यानस्थ स्थिति में।
बिल्कुल ठीक है। जानवर को देखिए, जब वो सोए हैं तो बिल्कुल नेचर के साथ, इवन वो जागे हुए भी हैं तो कहीं से कुछ हो जाता है तो उनको सुनाई देता बिल्कुल ठीक है। है। शिव जी बोलते हैं ना कि दो सांसों के मध्य में हूँ, तो हम धीरे धीरे धीरे, जब वो ऑब्जर्व करने वाला भी पिघल जाता है तो सांस के साथ एक हो जाता है, वहाँ जो ओपन होता है वो दिव्य स्थिति ओपन होती है जी। और हर एक को उसमें जाना है। और ध्यान में ना कि मुझे ये वो ऐसे कोई थॉट आप रखेंगे तो ऊपर ही रहेंगे, आप नहीं पिघलेंगे। जी। और जब तक प्रेम गली बहुत सांकरी, उसमें दोनों समाए, या तो मैं या तो जी। प्रभु, है ना। तो वहाँ ना मैं को पिघलना पड़ता है। जी। वहाँ मैं पिघल गया तो हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जब सांसों के साथ एक हो जाते हैं, ये जो ब्रेथ है, खाली ब्रेथ ना हमारे अंदर आया तो सांस, लेकिन बाहर रहा तो पूरे ब्रह्मांड के साथ वातावरण में हवा है। जी। तो ये एंटायर ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है, प्राण तत्व से। मैं वायु तत्व से नहीं कह रहा हूँ, जी। ये प्राण तत्व से कनेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक। और ये प्राण तत्व से कनेक्ट हो गए तो हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए। जब तक हम पिघलेंगे नहीं, सांस के साथ एक नहीं होंगे, तो ये प्राण शक्ति एक नहीं करेंगे, जुड़ा नहीं पाएंगे, तो हम ब्रह्मांड से एक नहीं होंगे। जी। और जब तक आप अपने ही अंदर जाते जाते ब्रह्मांड का साक्षात्कार नहीं करेंगे, जी। तो आप क्या करेंगे? लोग ना जो अपनी आंखों से दिखता है यही सत्य मानते हैं, उनको अंदर का परसेप्शन नहीं। जब अंदर नहीं जाते तो मिलता नहीं। यहाँ अंदर जाने से ना सब कुछ दिखता भी है, जी। सब कुछ सुनता भी है। फॉर एग्जाम्पल, वाल्मीकि अनपढ़ थे, लेकिन इट इज़ द फर्स्ट एपिक ऑन द प्लैनेट अर्थ। दुनिया के किसी भी देश में महाकाव्य नहीं आए, हमारे अनपढ़ आदमी ने लिखा। जी। कबीर इतने बड़े कवि हैं, उनके इतने बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन कबीर बस अनपढ़ थे पहले। कबीर पढ़े लिखे नहीं। कैसे? वो लोग ना अंदर कनेक्ट हो गए, तो वो इंटरनेट से नहीं, इनर नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, वहाँ से चैनलाइज करते हैं और वहाँ से लिखते हैं। या तो वाल्मीकि के जैसे बैठ के लिखते हैं, या कबीर के जैसे बस नाचते हुए मस्ती में रहते हैं, गाते हुए। जो पीछे वाले होते हैं वो लिखते जो हैं, वर्ड्स आते रहते हैं वो वो लिखते रहते हैं। तो ये है प्रोसेस। जो सांस के साथ एक हो जाते हैं अंदर, तो ये सभी उनको कुछ दिखाई दे सकता है या सुनाई दे सकता है, जी। या कुछ उनको विजन, जो भी है, अलग अलग परसेप्शन है हर जी। एक। तो इसीलिए ना कबीर कहते हैं कि कबीर को पूछते हैं सारे काशी के पंडित मौलवी सभी, हम इतने सभी ग्रंथ पढ़ते हैं, जी। हमें साक्षात्कार नहीं होता, तू तो अनपढ़ है। तो इन्होंने पूछा कि हम ये गीता पढ़ते हैं, ये सभी पुराण पढ़ते हैं, हमें साक्षात्कार नहीं। हम कुरान पढ़ते हैं, हमें साक्षात्कार नहीं। जी। तू अनपढ़ है, तुझे कैसे? तो कबीर कहते हैं, मैं कहता आंख न देखी, तू कहता कागद की लिखी, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे। तो हमारे विद्वानों ने क्या किया अब तक, जब तक मैं इसको थीसिस में नहीं लिखा तब तक, आंख है ना, ये बाहर का आंख उन्होंने कहा, क्योंकि उनके दोहे बाहर के मीनिंग भी होते हैं। जी। जैसे शब्द शक्ति होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, अभिधा से निकालेंगे तो अभिधा ही मीनिंग देंगे। जी। तो वो वैसे ही लिखे। एक्चुअली मैं कहता आंख न देखी, मुझे जो एनविजन, मुझे जो अंदर दिखता है वो मैं कहता हूं, जी। और इसलिए मेरा तेरा मन कभी एक नहीं होता। तो ऐसे उनको उन्होंने कहा था, तो उससे उन्होंने लिखा ये शिव जी से। फिर बुद्ध ने कहा आनापान सती, तो वहां उन्होंने पाया। महावीर ने कहा, सारे तीर्थंकरों ने, उनके ग्रंथों में है कि पलियंकम पंदेवम निषिद्ध मणवयण काय वावारो नासक गनिमिय नयनो मंदी कहे सासनी सासो। क्लियर तीर्थंकर वचन, मतलब पलियंक आसन, स्थिर सुख आसन डाल के, मन वचन काय को स्थिर करके
अपने सहज श्वास पर ध्यान दे दो। उच्छ्वास शासनी सांसों श्वास निश्वास पर तुम ध्यान दे दो। क्लियर। और कृष्ण का एकदम क्लियर वचन है, प्राणापानम समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। वेरी क्लियर, पूरा 2 श्लोक तुम समान करो क्योंकि तेज भय क्रोधो यः सदा मुनि मुक्त एव स। जो आप ये सभी इच्छा भय क्रोध से अलग होकर उस प्राण अपान को समान करोगे तो सब कुछ पाओगे, मुक्त हो जाओगे। वेरी क्लियर। जो योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी, उनमें तो ये श्लोक पूर्ण अपने आधार स्तंभ के रूप में लेते हैं जी। और उसके बाद जो भी लिटरेचर पढ़ी, गुरु नानक देव ने कहा कि पवन गुरु, पानी पिता, धरती माता महतु। आपके गुरु पवन, आपका श्वास एक गुरुद्वार है। अंदर जाने के लिए गुरुद्वार है जी। कोई सोने का मंदिर या इसका मंदिर गुरुद्वार नहीं, यहाँ गुरुद्वार है। और इसके अंदर हम जाएंगे ना तो हम पाएंगे। कबीर ने क्या कहा, कबीर की लिटरेचर में, इसीलिए आपको मैंने क्लियर कहा था कि नामस्मरण से नहीं जी। नामस्मरण तो उनको वैसे ही रखे थे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश। क्या हुआ कबीर को, किसी ने नहीं अपनाया। और एक और वैसे ही वो, जैसे कि पेड़ के नीचे, मतलब मंदिर वालों ने भी बाहर ढकेल दिया, मंदिर मस्जिद वालों ने भी बाहर निकाल दिया। वो बोलते थे तू काफिर है, वो बोलते थे तू नास्तिक। इनको जाना कहाँ, इनको तो एक ही इच्छा थी कि मैं अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करूं। तब वो बिल्कुल बेहोश की अवस्था में जब थे, तब उनको आवाज आई। उस पद्य का रहस्य भी मैंने पीएचडी में लिखी। कबीर का वो फर्स्ट टाइम उन्होंने सुना जी। कबीर से कोई कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर सुन रहे हैं उसे, वही उसका पद बन गया, वही वहां से शुरू हो गया वो जी। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, तो वहां जाने की जरूरत नहीं बेटा। जी। ना काबा कैलाश में, वहां भी जाने की कोशिश मत कर। ना कौनो क्रिया कर्म में, न ही जोग वैराग में। तू योग वैराग्य ये वो भी मत कर। ये कौनो क्रिया में, धार्मिक क्रिया कांड ये सभी करते हैं, पूजा पाठ, ये भी मत कर जी। तो फिर आगे बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन मैं आपको इतना शॉर्ट आपको लिख के, और फिर खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ड इन कबीर लिटरेचर। अगर आप खोजना चाहते हो जी, तुरंत ही मिली हो, द मोमेंट आई एम अवेलेबल टू यू। पल भर की तलाश में, पल याद रखिए, क्षण के अंदर, एक क्षण की तलाश में। ज्यादा अरे बंदा ये नर मनुष्य का काम नहीं है, तुझे होता नहीं, हम इतने साल से कर रहे हैं, हमें नहीं हो रहा है, तुझे क्या होता है, ऐसा नहीं। पल भर की तलाश में, सांसों में जाओ, शून्य हो जाओ, द मोमेंट यू विल गेट द डिवाइन लाइट। नूर रोशन जो कहते हैं ना, और नूर रोशन में हम डूब जाते हैं, हम नूर रोशन हो जाते हैं जी। हम नूर रोशन हो जाते हैं। ओ सेलेस्टाइन प्रोफेसी एक बुक है जी, उसका मूवी भी है। वो एक मूवी देखिए प्लीज, सेलेस्टाइन प्रोफेसी। उसमें ना डिवाइन लाइट कैसे बनना, फिर ह्यूमन कैसे होना, वो एक प्रोसेस उन्होंने बहुत बढ़िया दिखाया जी। तो वो नूर रोशन के साथ हम जुड़ एक हो जाते। खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहा था कबीर सुनो भाई साधो, अगेन मेन लाइन, हे साधना करने वाले। जी। कबीर कह रहे हैं सुनो। अब लास्ट वर्ड कबीर का है, वो भी उनसे जो सुना वो वाला, सब सांसों के सांस में। ये लिखने वाले कुछ उसे विश्वास में किया, कुछ किया, वो सब चेंज। सब सांसों के सांस में, इन द ब्रेथ ऑफ ऑल ब्रेथ्स। जी। अगेन कम टू दैट विज्ञान भैरव तंत्र, दो सांसों के मध्य में, सब सांसों के सांस में। सब सांस मतलब दो सांस है हमें जी। एक है उच्छ्वास और एक दूसरा है निश्वास। सब सांसों के सांस में, उनके बीच में कुछ है जी, माइन्यूट ब्रेथ है। वो जो टर्निंग पॉइंट में ना, उच्छ्वास से निश्वास, वहाँ माइन्यूट, वहाँ पहुँचेंगे तो बस पहुँचेंगे जी।
इसीलिए ना ओशो कहते हैं कि वाराणसी यानी क्या, वाराणसी यानी कोई प्लेस नहीं। ओशो कहते हैं कि वाराणसी यानी वाराणसी, यहाँ जो भ्रुकुटी के मध्य में जो प्लेस है इसको वाराणसी कहते हैं। अच्छा, असी गंग के तीर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, वाराणसी। यहां से प्राण छोड़ो तो वापस जन्म नहीं होगा, जी, श्वास के अंदर डूबेंगे तो हम वहां पहुंचेंगे। ये कबीर ने कहा, ये कबीर को आया अंदर से। और फिर उसके बाद मिडावेल लिटरेचर में मैंने कन्नड़ का भी लिटरेचर देखा, जी, तेलुगु लिटरेचर देखा, वहाँ वेमन है, वीर ब्रह्मेंद्र है, और कन्नड़ में सर्वज्ञ है, अल्लम प्रभु है, और अक्का महादेवी, इनके लिटरेचर में मैंने देखा। और रत्नाकर वर्णी जो भरतेश वैभव लिखा, उनमें उन्होंने क्लियर ब्रेथ ऑब्जर्विंग पॉइंट्स को देखा। रत्नाकर वर्णी एक भरतेश वैभव भरत बाहुबली का चरित्र लिखकर उसमें लिखते हैं कि कैसे मेडिटेशन किया करते हैं। जी, ಉಸಿರೆಂಬ ಗರಗಸದಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮರ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಸುಳುವೆ ತೋರ್ಪ महात्मा। मतलब ब्रेथ को एक आरे के जैसे हम यूज करेंगे ना, तो जैसे आते जाते दोनों साइड काटता है वो, जी, तो देह और आत्मा के बंधन को अलग करके हमें परमात्मा का दर्शन कराता है। एक लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया। सब कुछ कह दिया। जी, ऐसे हर एक सभी मास्टर्स जो साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो। जी, और फिर मैंने मॉडर्न लिटरेचर का लिया, ओशो का लिया, और ओशो ने इतना सब कहा, लेकिन आनापान सती को, ब्रेथ ऑब्जर्विंग मेडिटेशन को, ब्रेथ के साक्षी होने को जितना जोर देते हैं उतना किसी और को नहीं देते। लास्ट में साक्षी भाव पे ठहर जाते हैं। तो फिर पत्री सर को देखा, आनापान सती एक वर्ड को उन्होंने 112 ओशो के मेथड्स को छोड़ा, एक ही पकड़ा। जी, तो उसमें अंत में मैंने लिखा कि मैं आई विटनेस हूँ, इस थीसिस के लिए आई विटनेस हूँ। मैं भी इतने साल से इस प्रोसेस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी, और मैं ये जो मैंने महसूस किया ये सभी सत्य है, मैंने अपने थर्ड आई से इसे विटनेस किया है। जी, अगर कोई इस पे शक करते हैं जी, तो आप भी ब्रेथ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन करो और चेक करो, अपना इसको भी चखोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, ऐसे मैंने क्लियर उसमें लास्ट में बिल्कुल देखा। ठीक है। और ये सारे मास्टर्स का एक और क्वालिटी है, देखिए महावीर पूरे अहिंसा के सूर्य के जैसे उन्होंने जो चला है, कट थ्रोट मास्टर, कोई कंसेशन नहीं रखा उन्होंने। जी, कुछ भी हो जाए लेकिन कंसेशन नहीं रखा उसके। तो बुद्धा ने वन पॉइंट पे, जो पूरे बुद्ध धर्म के लोग, ओशो बोलते हैं कि सारे बौद्ध लोग जो मांस खाते हैं इसका एक कारण है। एक बार जो 2 भिक्षु जा रहे थे भोजन के लिए, एक दिन उनकी थाली में ऊपर से गिद्ध के पंजे से एक मांस का टुकड़ा गिर गया, और ये झगड़ा तो बुद्ध के पास तक गया। बुद्ध ने कहा था कि थाली में जो आता है उसे स्वीकार कर। बुद्ध का कहने का तात्पर्य था कि आप अन्न के साथ ज्यादती मत करो, जो आता है उसे स्वीकार करो, नहीं तो ये निकाल के फिर अच्छे भोजन के लिए जाओगे तुम लोग। इस विजन से बुद्धा ने कहा, और अगर बुद्धा कहते इसे निकाल दो तो कल से ये लोग निकालेंगे। और बुद्धा ने सोचा हर दिन तो वो गिद्ध नहीं आएगा इनकी थाली में, जी, तो वो सोच के बुद्धा ने हाँ कहा। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये सारे बौद्ध लोग उसको कैसे गलत फायदा उठाया, कि आज भी चाइना, वो बाकी सभी क्लियर कहते हैं ओशो, यहाँ मरे हुए जानवर का मांस मिलता है, ऐसे बोर्ड डालते हैं। जी, जानवर अपने आप खुद तो नहीं मरता आपके लिए, जी, तो आप खाते हैं इसलिए कोई मारते हैं, आपकी थाली तक आने तक मरा हुआ रहता है, जी, लेकिन थाली में आने के लिए कोई मारने वाला है। जी, तो ओशो कहते हैं कि इस एक कारण की वजह से बौद्ध धर्म के लोग मांस खाते हैं। तो ये सब प्रोसेस हमें शाकाहारी होना है, मित्र भाव रहना है। मित्ती में सवो भूयेसु वेरम मज्झण केवई। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके साथ मैत्री भाव से रहो। तो ये सब धरती पर जीने की क्वालिटी है। तो इन्होंने क्या किया, एक अंतरंग साधना के लिए सांस को ऑब्जर्व किया, जी, और बहिरंग समाज में जीने के लिए अहिंसा, करुणा, मैत्री भाव, इसके साथ उसको उन्होंने समाज में जिया, जोड़ दिया। जी, और ये धर्म के लोग कहाँ मिस्टेक किए, साधना मार्ग छोड़ दिए,
खाली बाहर के मार्ग को के पकड़े। मार्ग करुणा करुणा 100 बार करुणा कहो आप, आपसे करुणा नहीं नहीं उतरेगी। हो सकते जब तक वो आंतरिक नहीं बनती यस, है। 1000 बार आप अहिंसा बोलो, अहिंसा धर्म की जय हो, कुछ भी करो, पालकी होता, कुछ भी करो, लेकिन अहिंसा अंदर से नहीं आएगा। जी और मैत्री भाव अंदर से नहीं आएगा। जब इसमें भी जान है मेरे ही जैसे, उसको दर्द होता है तो मुझे दर्द होता है, जब तक हम इसे महसूस नहीं करूंगा, जी महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उसे मारना नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमें जीने की क्वालिटीज हैं। देखिए मैडम, एक बात, जिंदगी ना, मेरे साथ के लोग पैसे से जितने भी मेरे सामने जी के दिखाए, थोड़ा 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 करते हैं ना कि क्योंकि साथी सभी वापस आ गए ना हम जॉब पे, हाँ तो भाई सब हम पैसे वाले, तो उनके सभी फैसिलिटीज, कार, गाड़ियाँ, वो सब सब कुछ दिखा रहे उनके थे ना, लेकिन अंदर से मुझे लगता था ये जो अंदर का सेटिस्फेक्शन है जी दुनिया में कहीं कहीं नहीं। अब ना 20 साल से जो एक कष्ट के मार्ग से आया, मुझे भी पैसे मिले, सैलरी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो गुजरा ना मैं जी उस अंधकार की गुफा से। जी लेकिन इससे एक मिला मुझे। देखिए 20 साल से मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली है। 20 साल के पहले यहाँ एक 10 टैबलेट्स का एक स्ट्रिप था। पत्री सर ने जब कहा कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर ओनली मेडिटेशन, तो यहाँ ऐसे उतर गया मुझे दिलो दिमाग में, तो मैंने निकाल दिया और बॉडी को कुछ नहीं डाला। बहुत ऐसे समय आ गए फिर भी नहीं डाला, जो होता है होता है। अब हम हैं कंटिन्यू इतने बोल रहे हैं, कंटिन्यू इतना हो रहा है, लेकिन वही मेरे साथ जो टेंशन से जी रहे हैं, हर दिन इतने मेडिसिन लेते हैं, जी उनको 100 बार कहा कंपैशन से कि मेडिटेशन करो, सुनते नहीं, बात नहीं करें। ठीक है यार, आप अपनी मर्जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जिद पकड़ के बैठना है तो अच्छे के लिए जिद पकड़ के बैठो। फॉर एग्जाम्पल मुझे गुरु मिल गए, मुझे ध्यान मिल गया, मुझे अहिंसा का मार्ग मिल गया, पकड़ना है तो इसको पकड़ो जिद से। जिद करने में भी कुछ क्वालिटी होती है मैडम, जी उस क्वालिटी को जिद से पकड़ो जी तो पकड़ने का कुछ मूल्य बनता है। जी डायमंड को पकड़ो, गोल्ड को पकड़ो, हीरे मोती को पकड़ने में थोड़ा वैल्यू होता है। क्या पकड़ के आप जिद करते हैं दोस्तों, क्या पकड़ के? और कम से कम जीसस क्राइस्ट ने कहा ना कि पड़ोसियों से प्यार करो। पड़ोसी यानी घर के बाजू वाले पड़ोसी नहीं, ये हमारे साथ जो पड़ोसी जीव जीते हैं, जी जीव जंतु, इनसे भी मित्रता भाव से रहनी चाहिए। और पत्री सर बुद्ध होकर जी रहे हैं, हमारे बुद्ध ही है, जी रहे हैं। यहाँ बुद्ध कहते कहते मुझे एक बात याद आ गई कि ओशो ने कहा था कि देव जिड्डू कृष्णमूर्ति में क्यों अनाउंसमेंट नहीं हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी का वो सारा का सारा प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हो गया। जी जस्ट जिड्डू कृष्णमूर्ति जब अनाउंस करने वाले थे, देवदत्त का सोल आकर जिड्डू कृष्णमूर्ति को धक्का दिया, जी तो ही कुड नॉट अनाउंस। वो प्योरिटी में नहीं आ सका। नहीं, वो जब देवदत्त आ गए, देवदत्त का और बुद्ध का तब से चल रहा, शुरू से चल रहा, शुरू से, तो ही डिड नॉट अलाउ टू अनाउंस, क्योंकि धरती में इतना सारा पैटर्न हो रहा था। लेकिन जब ओशो के साथ हुआ, पत्री जी के साथ हुआ, तब तो उनका चला नहीं, क्योंकि उनको भी अब मेडिटेटर बन के रूपांतरण होने का समय आया है जी। और धरती पर ये सब फिर से वापस हमें पॉसिबल हुआ है। इसीलिए द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता देना मेरी वो हमें उतर के आया। अभी हमारे पास यशोधरा का लाइफ है, यशोधरा की लाइफ है, अभी सभी आते रहेंगे, तो रियल लिटरेचर आ रहा है हमारे सामने जो छिपा हुआ था। मैंने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ने के बाद मुझे लगा, क्योंकि वाल्मीकि को मैंने देखा था वहाँ पे मेडिटेशन में, तो दोनों बैठ के सोचा, वाल्मीकि ने वो लिखा है सोसाइटी के हिसाब से जो वाल्मीकि को दिखा रामायण, उनको अंदर का रामायण मालूम नहीं, वो भी विटनेस करने वाले हैं, लेकिन समाज की दृष्टि से उन्होंने विटनेस किया, बाहर थे वे। जैसे ये लोग पकड़ते हैं इनकी जो है वो सब उन्होंने लिखा, ही इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अंदर का रामायण खुद आके उनको ही कहना पड़ा कि हम अंदर से ऐसे थे।
और सर समय का भी बहुत बड़ा महत्व है कि इस समय ये सीतायन क्यों आई, क्योंकि इस समय है और उसकी पॉजिटिविटी हम सबको रिसीव करने वाले हैं। अगर पहले वाले बोलते पहले आती तो फिर वो कहानियों में ही रह बोलते कि जाती। ये कौन सी कहानी, दूसरी कहानी करने के लिए आ गए हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतने साल से ये चलता हुआ आ रहा है, हमें कुछ करने वाला आ गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब समझदार लोग आ रहे हैं सोसाइटी में, तो इनको भी पढ़ के हाँ दिस इज़ राइट। ये योगानंद परमहंस जी के इस इनमें थे, पूरे लिनेज में, इसमें पैटर्न में आए और मेडिटेशन किए, उस लिनेज से आकर मेडिटेशन करके उनको मिला। अब दे कैन अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ये समय है। और ऐसे में ना एक्चुअली मुझे अगर इसे इंटू में ये करना है तो इस समय जीने के लिए हम बहुत लकी, क्योंकि हमें पूरा लिटरेचर जो हजारों साल से योगी ऋषि मुनि तपस्या गुफा में जाकर घर बार छोड़कर तपस्या करके प्राप्त करते थे, हम घर गृहस्थी में रहकर प्राप्त कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, जॉब बिजनेस एग्रीकल्चर करते हुए जी ये सब पा रहे। ये रियली मध्यम मार्ग है, रियली मध्यम मार्ग। ये यशोधरा का मार्ग, जो यशोधरा का मार्ग है कि आप यशोधरा अंदर बैठ के उसने अपने महल में बैठकर सब कुछ किया। किसी को पता नहीं था कि सीता ने पाया, और मोर देन 50% वर्क सीता ने किया। रावण को अंदर से मारने का काम सीता ने शुरू किया और खोखला बनाया अंदर से उसको। उनको त्याग तो ही राम उसको मार सके, अन्यथा इट वाज बिल्कुल ठीक है। तो वो सीक्रेट जो है अब समझने का समय आ गया। जी तो अब हम बहुत लकी हैं जी। और इसके साथ एक दो और पॉइंट कहता हूँ। कृष्णानंद जी एक मास्टर बेंगलोर के थे और अमर उनके गुरु थे। वो डोरवेज टू लाइट ऐसे उनका एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक। उसमें वो लिखते हैं कि किस तरह से इस रोशनी को, डिवाइन रोशनी को हम अपने अंदर उतार सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक। तो उसमें भी वो क्लू देते हैं कि 1,44,000 मास्टर्स कैसे जी सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सर इसमें आपने हमें इतना कुछ दिया और आपके पूरी इस जर्नी के अंदर हमें इतना कुछ मिला, तो सबसे बड़ी कि जो हमारे जीवन के अंदर गैप आता है वो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए वरदान बनकर आता है। हमें यहाँ ना प्लीज़ आपको एक कॉमन मैं थोड़ा देना चाहता हूँ रिक्वेस्ट से। उन्होंने जो मुझे जॉब से निकाला जी, मुझे एक गिफ्ट मिल गया। उन्होंने जो मुझे फिजिकल मैन हैंडलिंग करके कॉलेज से निकालने का वो सब प्रोसेस किया, तो वहाँ से भी अपनी डिग्निटी को कायम रखने के लिए मैंने उसे डट के ही उसका सामना किया। और अपने अंदर जो जीने का उन्होंने मौका दिया जी, उन्होंने सिखाया कि बंदा तो अकेला होकर भी तो एनलाइटन हो सकता है। ऐसे उन्होंने मौका क्रिएट किया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार जी। और अभी 3rd बार का भी एक है, उसका अलग दिखाएंगे हम, उसका अलग हो जाएगा जी। और उसके लिए ना हमें धन्यवाद यहाँ से इस PMC चैनल के माध्यम से। उन्होंने जो मुझे इतना कष्ट दिया लाइफ में, उसकी वजह से मुझे इतना अंदर से फ्लावरिंग होने का एक मौका मिला, उनको सच में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। तहे दिल से। सभी मास्टर से रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि जो भी लाइफ में कष्ट आता है तो थोड़ा वहाँ प्लीज बी साइलेंट, पेशेंस लेवल अपना बढ़ाइए। पेशेंस में थोड़ा, ये क्यों आया, व्हाट इज द लेसन टू लर्न, ये यहाँ हमें क्या सीखना है, समझना है क्या। अगर वो पार्ट हम सीखेंगे ना नहीं मैं तो वो रिपीट होता ही रहता है। जब तक हम उस लेसन को नहीं सीखेंगे तब तक वो पार्ट रिपीट होता ही है जी। और ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि वो बार बार रिपीट हो या यही कंप्लीट हो, खत्म करते हैं। तो इसके लिए आप उस लेसन को सीखेंगे जी। तो उस लेसन से आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने जो मुझे लेसन सिखाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके लाइफ में भी ऐसे कोई लेसन आए तो काइंडली एक्सेप्ट करें और सीखें उनसे। तो कबीर का एक एग्जांपल देते इसे क्लोज करें। कबीर के ऊपर ना एक बार इल्ज़ाम लगाया वो पंडितों ने, जो वहाँ सिकंदर लोधी वहाँ काशी के थे, तो उनको जाकर झूठ बोला कि ऐसे कि एक वेश्या को पैसे देके तुम राजा को जाकर बोलो कि कबीर मेरे पति हैं और मुझे छोड़ दिए शादी करके। वो पैसे के लिए काम करने वाली बेचारी, वो जाकर राजा को बोली।
उनका क्या था, कबीर इनकार करेंगे, बात यहीं कंप्लीट हो जाएगी और बस हो गया काम, पैसे के लेना देना यही चुकता। तो कबीर को बुलाया राजा ने, कबीर तेरे ऊपर इस तरह से इंसान ऐसा है, ये बोलती है तो हो सकता है। कबीर ने इनकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर जाओ। तो कबीर लेकर गए और पहले उनको खिलाते थे, बाद में ये खाते थे। पैर दबाना आपको कितना कर, वो कभी सोची नहीं थी जी। तो कबीर के जैसे व्यक्ति से ये सब सेवा लेना तो इतना आसान नहीं है जी। रोती हुई राजा के पास गई और राजा से उसने कहा, मेरा माफ़ करना, चाहे तो मेरा गला काटना या कुछ भी शिक्षा देना, लेकिन इन लोगों ने पैसे मुझे देकर ये झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। मैंने पैसे के लिए काम किया था, कबीर का कोई दोष नहीं। तो फिर कबीर को बुलाया, कबीर ये ऐसे बोल रही है, तेरी पत्नी नहीं ऐसे बोल रही है, हो सकता है ठीक है ऐसे ही हो जी। ऐसे बोल रहे हो तो ऐसे ही, तो तुम जाओ, अकेले जाओ। हाँ ठीक है, आप बोलते हो मैं जाऊँगा। कबीर ने इनकार नहीं किया, कबीर ने रजिस्ट नहीं किया। अगर करते तो झगड़ा बनता जी। तो उस लेसन से एक झटके में कबीर ने लेसन सीखा, एक झटके में पार हो गए। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कष्ट इसीलिए कि उसे हम एक झटके में समझते नहीं। अगर हम समझेंगे ना तो उससे मुक्त हो जाएंगे और हम सब आनंद से जिएंगे। जिंदगी में सच में कष्ट नहीं, दुख नहीं, हमने उसे क्रिएट किया जी। तो अच्छे जीवन जिएंगे। सभी सहज सांस को आप किसी भी नाम दे दीजिए, उसको ध्यान दीजिए या आनापान सती दीजिए या अपने लैंग्वेज में कुछ भी कहिए, लेकिन आप अपने नेचुरल इजी सॉफ्ट ब्रेथ को, सहज श्वास के ऊपर ध्यान देकर अंदर यात्रा करें, परमात्मा को साक्षात्कार करें। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट पूरे भारतीय लोगों से, जी। हिंदू और मुसलमान, प्लीज़ जब तक आप अपने मंदिर और मस्जिद के घेरे से, उस रिचुअल एक्टिविटीज़ से बाहर आकर, जब तक आप अपने ब्रेथ के अंदर नहीं डूबते, तब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। और जब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ध्यान शुरू कीजिए और शाकाहारी बनिए। शाकाहार ही हमारा आहार है। एडिशनल एनर्जी के लिए पिरामिड एनर्जी लेना चाहते हैं तो पिरामिड्स की एनर्जी लीजिए। और ये चैनल है, धरती पर ऐसे भी चैनल होते हैं, ये तो मिरेकल है जी। एक चैनल खाली स्पिरिचुअल बात करती है, रिचुअल नहीं। बाकी सारे चैनल देखते हैं तो कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ मंत्र, कुछ ना कुछ फीस, कुछ ना कुछ यहाँ कुछ नहीं, आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो पीएमसी चैनल देखें। जीवनधर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा और जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है, आप सांसों को पकड़िए, सांसों के बीच के जो शून्यता है उसमें रहने की कोशिश करिए और शब्दों का असली मीनिंग आप जब सांसों के साथ रहने के बाद सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। आज सभी जितने भी दर्शक हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में इसको धारण करें और अगले आत्मा की यात्रा सीरीज़ में हम पुनः एक नए पुष्प को PSSM के साथ आपके साथ लेकर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। धन्यवाद।